क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो चलिए बेटा, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं। तो इकोलॉजी में हम देख रहे हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर, और उसमें ऑलरेडी 2 लेक्चर हम कवर कर चुके हैं जिनमें हमने देखा कि क्या होता है, बायोम कैसे बनते हैं, क्लाइमेट्स का क्या फर्क पड़ता है, वेदर और क्लाइमेट में क्या फर्क होता है, इकोलॉजी का मतलब क्या है, जीवों का इंटरेक्शन क्या रोल प्ले करता है। बहुत सारे बेसिक फंडामेंटल हमने चैप्टर में समझे। हमने देखा कि मूलभूत तरीके से जो हम जिसे क्लाइमेट कहते हैं वो क्या होता है, कि यानी जो ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल है, टेम्परेचर है, वो कैसे अफेक्ट करता है। वेदर जो है वो क्या किस प्रकार से क्लाइमेट से डिफरेंट है, ये भी हमने देखा बेटा, है ना। और पिछली क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, तो आज भी हम जो है नेक्स्ट क्लास में जाने के पहले हम जो है कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं। और मैंने पहले भी आपसे कहा था बेटा कि मैं आपको वो क्वेश्चन लगवा रहा हूं जिनको आप कॉपी में नोट भी कर लिया करो। इनको आप स्टेटमेंट बना के कॉपी में नोट कर लिया करो। कुछ चीजें ऐसी हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है, या लेक्चर में जो है फैक्चुअल चीजें हैं जो एग्जाम में कभी कभी पूछ ली जाती हैं। तो वो जो उन चीजों को मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू आपको प्रोवाइड कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में वो इंफॉर्मेशन रहे। और कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, वो हमें दिमाग में रखना है बेटा, ठीक है ना। तो जो आपको यहां पर जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं बेटा, इनको ध्यान में रखना है। ये टाइम पास नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने है स्क्रीन पे। तो पहले तो आप एक काम कीजिए कि इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए और खुद आंसर कीजिए, और उसके बाद फिर मैं आपको आंसर करता हूं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर यह है कि पूछा गया है, बायोटिक फैक्टर्स आर, जैविक कारक होते हैं। ऑप्शन ए है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच इन्फ्लुएंसेस अदर ऑर्गेनिज्म। दूसरा है फिजिकल फैक्टर ऑफ सॉइल व्हिच अफेक्ट द लाइफ। तीसरा है फैक्टर्स ऑफ एटमॉस्फेयर व्हिच अफेक्ट द लाइफ। चौथा है केमिकल फैक्टर्स ऑफ सॉइल व्हिच अफेक्ट द लाइफ। के मतलब जैविक कारक क्या होते हैं, सभी जीवित जीव जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, या मिट्टी के भौतिक कारक जो जीवन पर असर डालते हैं, या वायुमंडल के ऐसे कारक जो जीवन पर असर डालते हैं, या रासायनिक कारक मिट्टी के जो जीवन पर असर डालते हैं। तो मैंने आपको साफ साफ बताया हुआ बेटा कि बायोटिक फैक्टर का मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म से जीवित जीव आपस में एक दूसरे से अनोन्य क्रिया करते हैं, और ये इकोलॉजी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। हम कहते हैं जो कंपटीशन है, जो म्यूचुअलिज्म है, ठीक है, जीवों का जो प्रीडेशन है, वो सब बायोटिक फैक्टर के अंदर आता है। तो जीव एक दूसरे को किस प्रकार से अफेक्ट करते हैं, वो किस में आता है, वो आता है बायोटिक फैक्टर में आता है। तो इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के, और लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनिमल और प्लांट सब शामिल है बेटा, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया इसका, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया इज द राइट आंसर। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर बताइए, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज in a particular locality constitute or a group of interbreeding individual of the same species that occupies a specific area is called। देखिए, पूछ रहा है आपसे वो जीव जो एक ही प्रजाति के होते हैं, एक विशेष स्थान पर पाए जाते हैं, ठीक है, या आपस में प्रजनन करने वाले जीवों का वो समूह जो एक ही प्रजाति का होता है, एक स्पेसिफिक जगह पर, एक निश्चित जगह पर पाया जाता है, उसे आप क्या कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या है बेटा, ऑप्शन जो है थोड़े से कंफ्यूजिंग। देखो क्वेश्चन सिंपल है, इट इज ए सिंपल बट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, के कई बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं। इट इज ए सिंपल बट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। कहां कंफ्यूज करते हैं इसमें, वो कम्युनिटी में और पॉपुलेशन में कंफ्यूज कर जाते हैं। देखो बेटा, फोना का मतलब है सारे एनिमल्स वहां के, फोना कहलाएगा। फ्लोरा का मतलब है सारे प्लांट उस एरिया के, उसे हम फ्लोरा बोलेंगे हम, ठीक है ना। फिर जब आप कम्युनिटी की बात करते हो, याद है कि कम्युनिटी में क्या होता है बेटा, डिफरेंट स्पीसीज के, यहां पर डिफरेंट स्पीसीज, यानी एक एरिया, एक ज्योग्राफिकल एरिया में जितनी भी प्रजातियां पाई जाएंगी वो सब मिलाकर बनेगा एक बायोटिक कम्युनिटी बनेगा, बायोलॉजिकल कम्युनिटी बनेगा। तो बायोलॉजिकल कम्युनिटी में एक प्रजाति नहीं होती है, एक से अधिक स्पीसीज होती है। यहां पर क्या बोला उसने, कहा एक ही स्पीसीज के मेंबर जो एक पर्टिकुलर जगह पर रहते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे, उन्हें बोलेंगे हम पॉपुलेशन बोलेंगे हम, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया बेटा पॉपुलेशन इज द राइट आंसर। क्लियर, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा बेटा, इसका आंसर आएगा पॉपुलेशन, याद रखेंगे अच्छे से, ठीक है, ठीक।
तो कंफ्यूज मत करना बेटा ना। इसलिए इकोलॉजी के क्वेश्चन कई बार क्या होता है, इकोलॉजी पढ़ने के बावजूद क्वेश्चन गलत होते हैं हमारे, क्योंकि कारण ये कि हम छोटे छोटे वर्ड पे ध्यान देते हैं। जैसे सेम स्पीसीज वर्ड जो है वो ये इंपॉर्टेंट की वर्ड है यहाँ पे, है ना। स्पेसिफिक एरिया, पॉपुलेशन होगा वो, से ह्यूमन पॉपुलेशन है, रैबिट का पॉपुलेशन है, एक स्पीसीज की बात कर रहे हैं ना हम बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मैंग्रोव वेजिटेशन इज फाउंड इन, के मैंग्रोव वनस्पति कहां पाई जाती है, आपको बताना है मैंग्रोव वनस्पति जो है वो कहां पाई जाती है, ठीक है। अब देखो बेटा, हमने अलग अलग क्लाइमेटिक जोन के अकॉर्डिंग फॉरेस्ट टाइप के बारे में बात भी किया था हमने के। देखो बेटा, है ना, जो मैंग्रोव वेजिटेशन है बेसिकली ये क्या होती है, ये ऐसी वेजिटेशन है जो आपको कोस्टल एरिया पर देखने मिलेगी, ऐसी वेजिटेशन होती है दलदली भूमि में देखने मिलेगी, आपको स्वाम्प एरिया में देखने मिलेगी। तो ये कहां मिलेगी आपको, ये मिलेगी सुंदरबन ऑफ वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के सुंदरबन में आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो देखने मिलेंगे। याद रखना, इंपॉर्टेंट है के, आईएमपी है के। तो सुंदरबन जो है, और सुंदरबन की एक खास बात क्या है पता है आपको, रॉयल बंगाल टाइगर, जो रॉयल बंगाल टाइगर है वो सुंदरबन में मिलता है, ठीक है। रॉयल बंगाल टाइगर सुंदरबन में मिलता है, और ये मछली खाता है, क्योंकि वहां पे शिकार के लिए बड़े एनिमल होते नहीं है, तो ये मछलियां खाता है जनरली, ठीक है। एक जनरल नॉलेज की चीज है। आगे बढ़ते हैं हम। विच बायोम इज ट्रीलेस, कौन सा ऐसा बायोम है जिसमें वृक्ष नहीं होते हैं। अब बायोम क्या होता है, कई बच्चे बायोम को लेकर कंफ्यूज होते हैं, तो मैं क्लियर कर दूं बेटा आपको। जब आप बायोम वर्ड यूज करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए आप कि एक ऐसा इकोसिस्टम, एक ऐसा इकोसिस्टम जिसकी अपनी प्राकृतिक सीमा रेखाएं होती हैं, जिसकी अपनी नेचुरल बाउंड्री होती है, उसे हम एक बायोम कहते हैं। बायोम क्या होता है, इट्स अ लार्ज इकोसिस्टम हैविंग द नेचुरल डिलिमिटिंग बाउंड्रीज, उसे हम बायोम कहते हैं, ठीक है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एक बायोम हो गया, टेम्परेट फॉरेस्ट एक बायोम हो गया, सवाना एक बायोम हो गया, टुंड्रा एक बायोम हो गया, टेगा एक बायोम हो गया, तो ये सब बायोम कहलाते हैं, ठीक है। बड़े इकोसिस्टम होते हैं। अब बोलोगे आप सर हमको तो इकोसिस्टम वर्ड नहीं मालूम चल रहा है। इकोसिस्टम का मतलब है बेटा जीवित जीव अपने फिजिकल इन्वायरमेंट से, जीवित जीव अपने फिजिकल इन्वायरमेंट से जो इंटरेक्शन करते हैं उससे एक वर्किंग सिस्टम बनता है, उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो यहां पे याद रखिएगा बेटा कि टेम्परेट की बात करें हम, टुंड्रा की बात करें, चापारल की बात करें, इन सभी में आपको ट्री देखने मिलते हैं। लेकिन याद रखिएगा बेटा, जो टेगा फॉरेस्ट, टेगा में जो है झाड़ियां होती हैं उसमें ट्री नहीं होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कहा आपसे कि जो है वो, और यहां पे आपको ट्री देखने मिलेंगे, आपको जो ऊंचाई वाले स्थान है वहां पे भी आपको ट्री देखने, कोनिफरस ट्रीज आपको देखने मिलेंगे। लेकिन सवाना क्या होते हैं बेटा, सवाना जो है ये वास्तव में क्या होता है, सवाना जो होते हैं वो ये वास्तव में होते हैं ग्रासलैंड, ये होते हैं ग्रासलैंड विथ स्कैटर्ड ट्रीज, ग्रासलैंड विथ स्कैटर्ड ट्रीज, ग्रासलैंड होते हैं जिनमें कि बिखरे हुए वृक्ष पाए जाते हैं इसमें, ठीक है। ये ग्रासलैंड होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इट इज द बायोम, दैट इज द ट्री। अब एक्चुअली इसमें क्या है बेटा, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है कि जैसे हम कहते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, टेगा एंड टुंड्रा फॉरेस्ट के, टुंड्रा में भी आपको जैसे टुंड्रा यहाँ पे ऑप्शन दिखा है, यहाँ पर भी झाड़ियां होती है, बट सवाना इज फेमस एज ए ग्रासलैंड, सवाना घास के मैदान होते हैं। तो टेक्निकली क्वेश्चन में जो है एक ग्लिच है यहाँ क्वेश्चन में, लेकिन जिस एग्जाम में जिपमर में ये क्वेश्चन पूछा गया, फिर बीएचयू में क्वेश्चन आया, तो आंसर दोनों बार जो है वो सवाना ही आंसर माना गया आंसर की के अकॉर्डिंग, इसलिए इसको हम दिमाग में रखेंगे। सेम क्वेश्चन रिपीट होता है तो आंसर इसका सवाना है इसमें, ठीक है ना, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें हम। फिर द फॉरेस्ट विच ऑकर्स इन द कोस्टल एरिया, वे फॉरेस्ट जो आपको जो है वो कोस्टल एरिया में देखने मिलते हैं, जो आपको जो है तटीय क्षेत्रों में देखने मिलते हैं, उन फॉरेस्ट को क्या कहते हैं बताइए सोच के, ठीक है। उन फॉरेस्ट को जो तटीय एरिया में आपको देखने मिलते हैं उनके लिए आप क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए आप जो है वो क्या वर्ड यूज करते हैं बताइए, ठीक है। देखो बेटा, है ना, जो सेमी एरिड फॉरेस्ट होते हैं वो शुष्क एरिया में, कहना है आपको जो जहां पे थोड़ी ड्राई कंडीशन होती है वहां देखने मिलते हैं आपको। एरिड फॉरेस्ट देखो जहां पर रेनफॉल होता हो लेकिन रेनफॉल पर्याप्त ना होता हो तो उसे हम अर्ध शुष्क के सेमी एरिड कंडीशन बोलते हैं, वहां सेमी और एरिड फॉरेस्ट मिलेंगे। एरिड फॉरेस्ट और अधिक शुष्क कंडीशन, यहां पे रेनफॉल काफी कम होता है, वहां देखने मिलेंगे आपको। के राइपरेन फॉरेस्ट जो होते हैं नदी के किनारे पर, नदी के तट पे यहां पे जमीन कटती है, वहां आपको देखने मिलते हैं इनके। और लिटोरल फॉरेस्ट क्या होते हैं, ये होते हैं स्वाम्प फॉरेस्ट, ये होते हैं स्वाम्प फॉरेस्ट के दलदली भूमि में देखने मिलते हैं। तो लिटरल स्वाम्प फॉरेस्ट कहते हैं जो आपको कोस्टल एरिया पर देखने मिलते हैं, तटीय क्षेत्रों पर आपको देखने मिलते हैं। अब ये क्या होता है, ये रैंडम क्वेश्चन होता है, रैंडम एमसीक्यू होते हैं, तो हमको ये स्टेटमेंट दिमाग में रखना है बेटा, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्गेनिज्म लिविंग एट द बॉटम ऑफ ए लेक आर कॉल्ड, के ऐसे ऑर्गेनिज्म जो
जो तालाब के झील के बॉटम में रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं बेटा बेंथोस बोलते हैं। उनके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? उनके लिए हम, अरे मैं रुका नहीं आपके आंसर देने के लिए, भूल गया मैं, सॉरी, ठीक है, उन्हें हम बेंथोस कहते हैं। यहां पे बेंथोन लिखा हुआ है, एक्चुअली इट इज द राइट टर्म इज द बेंथोस बोलते हैं। और जो तैरने वाले होते हैं बेटा उन्हें क्या बोलते हैं? हम नेक्टॉन बोलते हैं। ये जो है वो तैरने वाले थे, स्विम करने वाले, फ्री फ्लोटिंग होते हैं, नेक्टॉन्स कहते हैं। के फाइटोप्लैंक्टॉन्स प्लांट्स होते हैं, जूप्लैंक्टन एनिमल्स होते हैं जो सरफेस पर तैर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सोटिक स्पीसीज इज, के एक्सोटिक प्रजाति से क्या तात्पर्य है? बताइए, एक्सोटिक प्रजाति से क्या तात्पर्य है बेटा? स्पीसीज ऑफ ए सिलेक्टिव रीजन, एक चयनित क्षेत्र की प्रजाति, ठीक है। कोकल स्पीसीज, कोकल नहीं होना चाहिए, लोकल होना चाहिए, मिस प्रिंटिंग कर दिया हमारे टाइपिस्ट ने कि ये होना चाहिए लोकल, ठीक है। लोकल स्पीसीज, आसिफ अगली बार से ध्यान रखना भाई, लोकल स्पीसीज, ठीक है। दूसरा है स्पीसीज विथ गुड कैरेक्टर, अच्छी प्रजाति वाली स्पीसीज के, स्पीसीज बॉट इनटू एन एरिया फ्रॉम अदर रीजन, के वे प्रजातियां जो दूसरे क्षेत्रों से जो है यहां पर लाई जाती हैं उन्हें हम बोलते हैं एक्सोटिक स्पीसीज कहते हैं। याद रखिएगा बेटा, ये क्या होती है? ये बाहर से लाई हुई प्रजातियां होती हैं जिनको एक एरिया में हम इंट्रोड्यूस करते हैं, हम एक्सोटिक स्पीसीज कहते हैं, ठीक है। तो आंसर हो गया इसका डेल्टा डी इज दी राइट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर बेटा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, यहां पे आंसर देंगे इसका आप। टोपोग्राफिक एंड एडेफिक फैक्टर्स आर, के टोपोग्राफिक और एडेफिक फैक्टर क्या होते हैं बेटा? देखिए, टोपोग्राफिक का मतलब क्या होता है? दीज आर दी ज्योग्राफिकल फैक्टर, के ये भौगोलिक कंडीशन से जुड़े होते हैं, ये ज्योग्राफिकल कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। और एडेफिक फैक्टर क्या होते हैं बेटा? ये सॉइल से जुड़े हुए, मिट्टी से जुड़े हुए ये फैक्टर होते हैं, के। तो अब ये क्या होते हैं? इन दोनों फैक्टर को हम क्या बोलते हैं बेटा? याद रखना, टोपोग्राफिक फैक्टर और एडेफिक फैक्टर को एक साथ हम बोलते हैं फिजियोग्राफिक फैक्टर बोलते हैं। ये धरती के भूगोल से जुड़े हुए हैं, फिजियोग्राफी से जुड़े होते हैं। फिजियोग्राफी इज मीनिंग दी ज्योग्राफी, इसका ज्योग्राफी का सिनोनिम एक प्रकार से, तो फिजियोग्राफी फिजिकल स्पेस ऑफ अर्थ से जुड़े होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? फिजियोग्राफिक फैक्टर्स कहते हैं इनको हम, ठीक है बेटा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए माइक्रो क्लाइमेट इज ए लोकल क्लाइमेट विथ इन ए रीजनल क्लाइमेट, मतलब मैक्रो क्लाइमेट जो बड़ा हिस्सा होता है, इट इज कंट्रोल्ड बाय। देखो बेटा, माइक्रो क्लाइमेट क्या होता है? तो माइक्रो क्लाइमेट का मतलब है कि एक गर्मी के दिन है, लू चल रही है, बहुत गर्मी है बाहर, आप एक बगीचे के पास, एक आप जो है वो गार्डन के पास से निकल रहे हैं, आपने कहा गर्मी में थोड़ा सुस्ता लेते हैं, तो आपने क्या देखा? एक बड़ा सा पीपल का पेड़ बना हुआ है, यहाँ पे बड़ा सा बरगद का पेड़ है, उस बरगद के पेड़ की छाया में जाकर आप बैठ गए, वहां पे आपको हवा भी ठंडी लग रही है, वहां पे उतनी गर्मी नहीं लग रही है, छाया आपको मिल रही है, वहां पे थोड़ा सुकून से आप बैठ गए, और इतना सुकून से बैठे कि नींद भी लग गई। नॉर्मल गर्मी में तो चल पाना मुश्किल था, कुछ कर पाना। तो कहने का मतलब यह है कि वो क्या था? वो था लोकल क्लाइमेट, एक इमीडिएट सराउंडिंग ऑफ ए प्लांट के, किसी भी ऑर्गेनिज्म की इमीडिएट सराउंडिंग जो होती है वो रीजनल क्लाइमेट से थोड़ा डिफर करती है, उसे क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं माइक्रो क्लाइमेट कहते हैं, उसे हम माइक्रो क्लाइमेट कहते हैं। तो आंसर क्या आएगा इसका? इट इज कंट्रोल्ड बाय दी, वो पेड़, वेजिटेशन हो गया बेटा। इरेगुलरिटीज ऑफ द लैंड सरफेस, मान लो कहीं पे क्या है? कोई पहाड़ है, कोई ऐसा पहाड़ बना हुआ है बेटा, कोई ऐसा पहाड़ बना हुआ है, ठीक है। अब इस पहाड़ में क्या है? गर्मी, यहां सब जगह गर्मी है, लेकिन इसकी जो छाया है, इसके नीचे यहां पे छाया प्रेजेंट है यहां पे, ठीक है। तो ज्योग्राफिकल पोजीशन ऊपर नीचे होने पर भी हमको क्लाइमेटिक कंडीशन में मामूली परिवर्तन देखने मिलते हैं, जो माइक्रो क्लाइमेट का था। तो आंसर क्या है इसका? आंसर आया बोथ ए एंड बी, के वेजिटेशन एंड इरेगुलरिटीज ऑफ लैंड सरफेस दोनों डिसाइड करते हैं माइक्रो क्लाइमेट को। तो ये एक छोटा सा लोकल क्लाइमेट होता है जो मैक्रो क्लाइमेट है रीजनल क्लाइमेट के अंदर पाया जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बताना जरूर, आप सारे लोग बताना कि जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं नंबर में, उनमें से कितने आपने सही किया और कितने आपको नहीं बन रहे थे। देखो बेटा, यहां पर पर्पस ये नहीं है कि मैं आपको जज करूं, यहां पे पर्पस ये कि हमें कुछ नया सीखने मिले, कुछ इंफॉर्मेशन मिले हमें क्वेश्चन के बाहर हट के। फिर 2 एरियाज गेटिंग इक्वल रेनफॉल, 2 एरिया हैं जहां पर बराबर वर्षा होती है, स्टिल शो डिफरेंट वेजिटेशन विकॉस्ट, के 2 ऐसे एरिया हैं जहां पर कि बराबर रेनफॉल होता है बेटा, और वहां पर जो है वो अलग अलग वेजिटेशन है। क्यों ऐसा क्यों है बेटा? क्योंकि एल्टीट्यूड चेंज है, क्योंकि सॉइल टेक्सचर डिफरेंट है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज डिफरेंट है, और रेनफॉल इज नॉट ए क्राइटेरिया फॉर वेजिटेशन टाइप, नॉट ओनली ए क्राइटेरिया फॉर द वेजिटेशन टाइप। के वो कह रहा है आपसे कि 2 क्षेत्र हैं जहां पे बराबर बारिश होती है, लेकिन तब भी वनस्पति अलग अलग तरह की है। क्यों?
क्या वहां पर ऊंचाई का अंतर है, क्या वहां पे मिट्टी के टेक्सचर का अंतर है, क्या वहां पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी अलग अलग है, और रेनफॉल अकेला कारक नहीं होता है वेजिटेशन टाइप के लिए। तो द राइट आंसर इज दैट, क्या आप गलती मत, सॉइल टेक्सचर नहीं लगाएंगे आंसर आपके। यहां पे मैंने कहा ना, ये जितने क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं ये नैरो ऑप्शन क्वेश्चन है, यहां पे गलती की संभावनाएं होती है, इसलिए मैं इन क्वेश्चन को लेक्चर के पहले ले रहा हूं। आंसर है उसका आएगा रेनफॉल इज नॉट ओनली ए क्राइटेरिया। देखो बेटा, कहीं का भी वेजिटेशन टाइप होता है ना, ये कई चीजों पर डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ दैट जोन, टोपोग्राफी ऑफ जो जोन, कितना एल्टीट्यूड है उस पर निर्भर करेगा, तापमान कितना है उस पर निर्भर करेगा, सॉइल टाइप पर निर्भर करेगा। तो किसी एक फैक्टर के कारण आप नहीं बोल सकते हैं, यहां पर कई सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर एक साथ रोल प्ले करते हैं, तब जाके वहां पर वेजिटेशन टाइप डिसाइड होता है। तो आंसर इज डेल्टा डी इज मोर एप्रोप्रिएट आंसर। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेजर्टिफिकेशन क्यों होता है बताइए। What is the reason of the desertification? सिंपल सी बात है, मरुस्थलीकरण क्या होता है, आप फॉरेस्ट कवर काट दोगे तो पेड़ों की जड़ें जो मिट्टी को पकड़ी थी वो नहीं पकड़ पाएंगी, मिट्टी हटने लगेगी वहां पे, और डेजर्टिफिकेशन आएगा, धीमे धीमे वहां पे रेनफॉल भी कम होने लगेगा और मरुस्थल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, डिफॉरेस्टेशन। सिंपल सा क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। कई बच्चे पॉल्यूशन आंसर कराते हैं इसका, तो वो गलत है बेटा, ना सही आंसर इसका है डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। फिर टिम्बर लाइन एक ऐसी रेखा है जिसके के आगे क्या वृद्धि नहीं कर पाता है, वन ऑफ द फॉलोइंग सीजर्स टू ग्रो। आंसर है बेटा टिम्बर लाइन जो है वो तकरीबन ऐसा कहते हैं कि जो है वो मुझे एग्जैक्टली याद तो नहीं आ रहा, मैंने बताया हुआ लेक्चर में 12,000 फीट के आस की जो एल्टीट्यूड होता है उसके ऊपर आपको फिर ट्री देखने नहीं मिलते हैं। आपको 12,000 फीट के ऊपर आपको ट्रीज देखने नहीं मिलते हैं, वो टिम्बर लाइन होता है। और 14,500 फीट के ऊंचाई ऊपर जो है केवल आपको बर्फ देखने मिलती है, वनस्पति देखने आपको नहीं मिलती है। 14,500 फीट के ऊपर आपको वेजिटेशन देखने नहीं मिलेगा, 12,000 फीट के ऊपर आपको जो है पेड़ देखने नहीं मिलेंगे, वो टिम्बर लाइन कहलाता है। तो आंसर इसका है ट्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, The term biosphere is used for the zone of अर्थ के। बायोस्फीयर शब्द का उपयोग हम किसके लिए करते हैं बताइए, आपके धरती का कौन सा क्षेत्र है इसको हम बायोस्फीयर कहते हैं बेटा। याद रखिएगा मैंने आपसे कहा था कि वे सारी जगह जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो सकता है वो बायोस्फीयर है। वो कहां हो सकता है, मिट्टी की अपर सरफेस पे, हम बोलते हैं अपर सरफेस, ठीक है, ऑफ सॉइल। अर्थ क्रस्ट का अपर सरफेस मतलब लिथोस्फीयर का अपर पार्ट आ गया, एटमॉस्फेयर का निचला भाग लोअर सरफेस ऑफ एटमॉस्फेयर आ गया, और हाइड्रोस्फीयर जलमंडल पूरा आ गया। तो कहने का मतलब है कि ये कहां लाइफ पाई जाती है बेटा, लिथोस्फीयर में, हाइड्रोस्फीयर में और एटमॉस्फेयर में। लिथोस्फीयर के निचले हिस्से में, लिथोस्फीयर के ऊपरी हिस्से में, एटमॉस्फेयर के निचले हिस्से में, और पूरे हाइड्रोस्फीयर में, ठीक है। आंसर इसका हो गया ए, ठीक है। क्लियर? चलिए देखा आपने, तो ये हमने जो है वो कुछ क्वेश्चंस को देखा। तो अभी हमने क्या देखा बेटा, हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यहाँ पे डिस्कस किए, और हर लेक्चर के पहले हम कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारी इंफॉर्मेशन भी बढ़ेगी, लेक्चर में इंटरेस्ट भी आएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। और देखो बेटा, ये जो इकोलॉजी, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के जो लेक्चर है, बड़े इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत शिद्दत से मैंने इनको रिकॉर्ड किया, इसलिए एक बार ध्यान से देखिएगा और क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा, डीपीपी लगाना मत भूलिएगा। आपके आज का लेक्चर जो है, लेक्चर नंबर 3 जो है, उसमें हम कवर करने वाले हैं टेम्परेचर एज एन एनवायरमेंटल फैक्टर, थर्मोपीरियडिज्म क्या होता है, यूरिथर्मल और स्टेनोथर्मल एनिमल्स क्या होते हैं, ग्लोबल टेम्परेचर चेंज का क्या इंपैक्ट है और क्यों हो रहा है इसके, फिर वाटर का एनवायरमेंटल फैक्टर के रूप में क्या रोल है, लाइट एक इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल फैक्टर कैसे है, सॉइल एक इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल फैक्टर कैसे है, इस सबको हम आज के लेक्चर में देखेंगे। ओके, तो एक काम करते हैं, मैं जाता हूं और मैं आता हूं, लेक्चर देखिएगा। ऑल द बेस्ट। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर गितेन सिंह, और बेटा हम पढ़ रहे हैं इकोलॉजी, ऑर्गेनिज्म्स एंड पॉपुलेशन, फर्स्ट चैप्टर। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कई सारे इकोलॉजी के कोर कॉन्सेप्ट यहां पर छिपे हुए हैं, और एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है तो याद रखना बेटा, इकोसिस्टम से क्वेश्चन सरल आता है क्योंकि वो सिंपल है। के बायोडायवर्सिटी से क्वेश्चन जो है बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन आता है, जो एनसीईआरटी में लिखा है वहीं से क्वेश्चन आता है। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन से जो क्वेश्चन आता है वो भी एनसीईआरटी के फैक्ट के ऊपर ही आता है, लेकिन जहां से क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल बनता है वो जगह है, वो चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। क्लियर? ठीक, इसलिए हमें एक एक कॉन्सेप्ट को बड़े ध्यान से समझना है, लेक्चर के दौरान ही उसको याद करना है, बाद के लिए कोई काम नहीं छोड़ना है। क्लियर? चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम।
तो देखिए बेटा, तो हमें जो कुल चैप्टर जो इकोलॉजी में पढ़ रहे हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो हम पढ़ रहे हैं अभी चैप्टर नंबर 13 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। चलिए, हम सब जानते हैं कि हमारी जो अर्थ है, ब्लू प्लेनेट जो है, उस पर जो है वो जीवन प्रेजेंट है। वाटर में फर्स्ट टाइम लाइफ ओरिजिनेट हुई थी और बहुत सारी बातें हमने पिछली क्लास में ये भी करी थी। हमने देखा था कि किस प्रकार बायोम जो है वो डिसाइड होते हैं एज पर दी टेम्परेचर एंड रेनफॉल के चलते। तो मैंने आपसे कहा था कि तापमान कितना होगा और रेनफॉल कितना होगा, उसी पर डिसाइड होगा कि कहां पर मरुस्थल बनेगा, कहां पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बनेंगे, कहां पर टुंड्रा फॉरेस्ट बनेंगे और कहां पर जो है वो ग्रासलैंड बनेंगे। तो एक काम करते हैं, इनके सबसे पहला काम करते हैं, आपको एक होमवर्क देते हैं। आप मुझे जो है वो लेवलिंग बताइएगा। ये मैं लेवल कर रहा हूं कि ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। और एनसीईआरटी में नकल मत करना, नकल करोगे तो पिटाई लगेगी, समझ गए ना। नकल नहीं करना। ए बी सी डी ई एफ को पहचानिए और बताइए कि ये कौन से बायोम है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे ही लेवलिंग करने को या मैच करने को मैच दी कॉलम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। क्लियर। तो आपको बताना है, इस ग्राफ को ध्यान से देखकर बताना है कि ए बी सी डी ई एफ जो है वो क्या बायोम है, कौन से बायोम है। क्लियर, ठीक है। और नकल नहीं करना है, समझ गए, ठीक है। गलत होगा तो यार गलत होगा, नकल करोगे तो पिटाई लगेगी। हाँ, ठीक है। चलिए, अब आपको यह भी बताना है, अगेन एनसीईआरटी इमेज आपको बताना है ए बी सी डी कौन से बायोम है, क्या आपको पहचान के बताना है कि लेवल करना है आपको कि कौन से बायोम है ए बी सी डी, है ना। जो ए बी सी डी दिखाई पड़ रहा है आपको सामने स्क्रीन पे, उन बायोम को भी पहचानिए। एनसीईआरटी का ही इमेज है, ठीक है। क्लियर, ठीक है। पहले वाले ग्राफ के क्वेश्चन में नकल करना अलाउ नहीं है, यहां पर नकल कर सकते, अलाउ है, ठीक है, क्योंकि ये इमेज उतना स्पष्ट नहीं है, लेकिन तब भी आप यदि दिमाग लगाएंगे तो आप इन बायोम्स को आप पहचान सकते हैं। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एक चीज आपको और बतानी है कि व्हाट इज द कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, ठीक है, आपको बताना है। कमेंट में लिख भेजिएगा कि कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, ठीक है। कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, ठीक है बेटा। चलिए, अब बात करते हैं बेटा हम टेम्परेचर के ऊपर, तापमान के ऊपर बात करते हैं कि टेम्परेचर जो है वो किस तरह का इन्वायरमेंटल फैक्टर है। इस पर हमने पिछली बार भी बात किया था हमने, और कुछ बातों को हम थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करेंगे और फिर अपने हैबिटेट और निके वाले हिस्से में इंटर करेंगे। तो देखो बेटा, यानी कोई बोलता है टेम्परेचर को डिफाइन कैसे करेंगे, कैसे बोलेंगे टेम्परेचर क्या चीज है, तो हम बोलेंगे इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ए सब्सटेंस। के ये एक पदार्थ के गर्म या ठंडा होने का एक पैमाना है, एक डिग्री, जिससे हम उसको नाप सकते हैं के। और याद रखिएगा बेटा, जो भी तापमान है, टेम्परेचर है, वो किससे अफेक्ट करता है, तो टेम्परेचर बेसिकली अफेक्ट करता है किससे बेटा, ये अफेक्ट करता है लैटिट्यूड से। के लैटिट्यूड की बात करें हम, मतलब ये है कि अर्थ पर जो हम अक्षांश की बात करते हैं, मैंने कहा 0 डिग्री हो गया, ठीक है, 23.5 डिग्री हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल हो गया 66.5 डिग्री के, एंड नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल 90 डिग्री, ठीक है। तो जो लैटिट्यूड है कि हमारी अर्थ के किस हिस्से की बात करें, यदि हम पोल्स की बात करेंगे वहां टेम्परेचर कम रहेगा, हम यदि इक्वेटर की बात करेंगे वहां टेम्परेचर अधिक रहेगा। क्लियर। फिर तो इसका मतलब हुआ लैटिट्यूड जो है उससे, क्योंकि हमें मालूम है सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, इक्वेटर पे गर्मी अधिक पड़ता है, तिरछी पड़ती है, पोल्स पे गर्मी कम पड़ता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं एल्टीट्यूड के, जितना आप ऊपर जाओगे, जितना आप पहाड़ पर माउंटेन पे आप ऊपर जाओगे, टेम्परेचर में लगातार कमी होगी, ठीक है। यानी हमारे वायुमंडल में जैसे आप ऊपर की ओर बढ़ते हो, टेम्परेचर में जो है वो कमी होने लगती है। तो हम क्या बोलते हैं, हम इतना जानते हैं कि एवरी 1000 मीटर, 1000 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान में 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है, कि हर 1000 मीटर की ऊंचाई पर जो टेम्परेचर है वो 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, और इसे बोलते हैं हम लैप्स रेट। इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं लैप्स रेट कहते हैं इसको हम, ठीक है। फिर टोपोग्राफी की बात करते हैं हम, ज्योग्राफिकल पोजीशन की, जो सन फेसिंग हिस्सा है, जो सूर्य को फेस करता है, पहाड़ का हिस्सा, वहां गर्मी अधिक होगी, और जो सन फेस नहीं कर पाता वहां गर्मी कम होगी। फिर वेजिटेशन की बात करें, यदि वनस्पति अधिक लगी होगी, ग्रीनरी अधिक होगी, तो गर्मी कम पड़ेगा, क्योंकि इवोपरेट करेगा वो, और जो है लोकल ह्यूमिडिटी बनेगी तो गर्मी कम पड़ेगा, और जो है वो वेजिटेशन कम होगी तो गर्मी अधिक पड़ेगा, ठीक है। तभी तो कहते हैं जंगल काट देने पर गर्मी बढ़ जाती है। स्लोप एस्पेक्ट ये कि हमारे पर्वतों का ढाल किस तरफ है उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। देखिए, जो मैंने आपको बताया वो पॉइंट अगला है, द वर्टिकल टेम्परेचर ग्रेडियंट
ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द लेफ्ट साइड के अर्थ की सरफेस पर जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाते हो तापमान में कमी आती है, तो हर 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आती है। इसको हम लेफ्ट साइड कहते हैं। यानी जैसे देखिए इसका मतलब ये हुआ कि मान लो मैं जो है मुंबई में रहता हूं, तो मुंबई मतलब सी लेवल पर, मुंबई मतलब सी लेवल पर, मतलब एक्चुअली मैं रहता हूं मुंबई, साउथ मुंबई में रहता हूं, जिसको जो एक तरह का आइलैंड है। एक्चुअली मुंबई में में क्या है, जैसे आप बोलते हैं बांद्रा की बात करें, आप अंधेरी की बात करें, ये सबर्ब है, ये जमीन का मेनलैंड इंडिया का हिस्सा है, भारत का मेनलैंड का हिस्सा है। और भारत का जो से जुड़ा हुआ जो आइलैंड है, टापू है, वो है साउथ मुंबई, दक्षिण मुंबई के। हमारे टापू के चारों तरफ जो है वो समुद्र है, तो हम लोग सी लेवल से थोड़ा सा ऊपर है। क्लियर? ठीक है। तो लेकिन इसलिए हमको साल भर तापमान में कोई बड़ा परिवर्तन देखने नहीं मिलता, क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट सी लेवल पे। लेकिन जैसे ही मैं यहां से शिमला जाता हूं, पहाड़ पर ऊपर की ओर चढ़ता हूं, तो मैं देखता हूं टेम्परेचर में कमी आने लगी है। भाई हम गर्मियों में हिल स्टेशन क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं कोई टेम्परेचर में कमी होती है। मान लीजिए कोई भोपाल का आदमी यदि हिल स्टेशन पर गया है तो उसे गर्मी कम लगेगा। कारण उसके पीछे ये है कि एवरी 1000 मीटर राइज करने पर टेम्परेचर में 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है। ठीक है, चलिए, टेम्परेचर हैज ए सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशंस, ग्रोथ रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स एंड एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। याद रखिएगा, टेम्परेचर का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है क्लाइमेटिक कंडीशंस पे। मैंने आपसे कहा ना, जलवायु में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है टेम्परेचर एंड रेनफॉल। ठीक है, और हाई टेम्परेचर और लो रेनफॉल, टेम्परेचर हाई है, रेनफॉल लो है, डेजर्ट बन जाएगा, मरुस्थल बन जाएगा। हाई टेम्परेचर, हेवी रेनफॉल, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बन जाएगा। तो टेम्परेचर एंड रेनफॉल दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो कहीं का क्लाइमेट, किसी जगह का क्लाइमेट डिसाइड करते हैं। क्लियर बेटा? देखो, बार बार कुछ बातों को मैं बार बार बोल रहा हूं आपसे, ताकि दिमाग में आपके सेट हो जाए और कभी आप गड़बड़ एग्जाम में ना करें आपके। फिर ग्रोथ रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट की बात करें, आपने देखा होगा कि गेहूं की फसल पकने का एक पर्टिकुलर महीना होता है। जैसे आपने देखा कि जनवरी फरवरी मार्च के आसपास गेहूं की फसल पक जाती है, मार्च अप्रैल के आसपास। ठीक है, फिर बोते का में हम ठंड के समय अक्टूबर नवंबर में गेहूं की फसल को खेतों में हम बोते हैं। हर क्रॉप का अपना एक पैटर्न है कि गर्मी के दिनों में आम का फल आता है, देखा होगा आपने। मैंगो जो है जनरली समर में आते हैं, ठंड में मैंगो नहीं आता, क्योंकि आम के पकने की प्रक्रिया को में हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है। ट्रॉपिकल फ्रूट एक तरह का वो। तो आप देखते हैं कि सीजनल फ्रूट आपको देखने मिलते हैं। आपको कई ऐसे फल होते हैं जो आपको एक विशेष मौसम में ही देखने मिलते हैं। ठीक है, मतलब वहां पर कुछ ना कुछ टेम्परेचर का और लाइट इंटेंसिटी का फर्क पड़ता होगा। तो याद रखना बेटा, टेम्परेचर के ग्रोथ रिस्पॉन्सेज जो पौधों के, प्लांट के जो ग्रोथ रिस्पॉन्स है वो टेम्परेचर से कंट्रोल भी होते हैं। फिर एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात करें। अच्छा, एक बात बताओ मेरे को, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में। हम आपका ही एग्जांपल लेते हैं कि मैं आपसे एक कंडीशन दे रहा हूं आपको कि आप अपने घर के बाहर छोटे से बगीचे में चेयर लगाकर बैठे हुए हैं आप, और आप धूप का आनंद ले रहे हैं। बड़ा मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है आपको धूप में बैठने में। तो बताइए, ये महीना दिसंबर का है या जून का महीना है? मई जून का महीना है कि दिसंबर का महीना है? जल्दी बता दो। के क्या बात है, आपने बोला सर कैसी बात करो, दिसंबर का महीना है, ठंड का मौसम होगा, तब तो धूप के मजे लेंगे हम। मतलब आप ठंड के मौसम में अपने घर से बाहर निकले और आप धूप में बैठ गए। और यही यदि मई का महीना होता, ऐसी जो है वो ऐसी धूप पड़ रही होती कि सूर्य को भी चश्मा लगाना पड़ता, सनग्लास लगाना पड़ता, इतनी धूप पड़ रही होती कि बाहर निकलने में डर लगता आदमी को। ऐसा होता है, आपको बता दो मिनट के। पटना में की बात करें हम, भोपाल की बात करें, जबलपुर की बात करें, विदिशा की बात करें, इतना गर्मी पड़ता है कि दिन में आदमी घर से बाहर ही नहीं निकलता। सड़कें खाली जाती हैं, टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो क्या आप अब बगीचे में चेयर लगाकर मस्त अखबार पढ़ते हुए चाय की चुस्कियां मारेंगे? आप बोलेंगे नहीं सर, इतनी गर्मी में कैसे बैठ जाए। तो आपकी खुद की एक्टिविटी अफेक्ट की है। तो अब आप सोचिए, जो कई सारे एनिमल ऐसे जिनके पास में आपके साथ अच्छा सा घर नहीं है, जिनके पास में पंखा नहीं है, कूलर नहीं है, एयर कंडीशनर नहीं है, वो क्या करते हैं, वे जब जोर की गर्मी पड़ती है तो वो गर्मियों के दिनों में वो अपने गुफाओं में छिप जाते हैं, अंडरग्राउंड कहीं पे एस्टिवेशन जाते हैं, ग्रीष्म निद्रा में चले जाते हैं उठ के। तो कई एनिमल अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं उससे के जब नॉर्मल। तो सोचिए कि जो एनिमल्स की एक्टिविटी है वो भी जो है टेम्परेचर से प्रभावित होती है। ब्रीडिंग सीजन एनिमल के जो होते हैं वो भी टेम्परेचर से अफेक्ट करते हैं, क्लाइमेट से अफेक्ट करते हैं। ठीक है,
टेम्परेचर में एक्ट एज स्टिमुलस फॉर प्लांट डिटरमाइनिंग द टाइमिंग ऑफ देयर डेवलपमेंट। मैंने आपसे कहा कि पौधों में इंडक्शन कई बार होता है फ्लावरिंग का, कई बार इंडक्शन होता है किसका बेटा, ये होता है फ्रूट के राइपनिंग का, फल के पकने का इंडक्शन भी इससे होता है। ठीक है, फिर थर्मो, अब इस फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम थर्मोपीरियडिज्म बोलेंगे, डे नाइट टेम्परेचर डिफरेंशियल के। याद रखिए थर्मोपीरियडिज्म का मतलब क्या होता है, इट इज द डे नाइट टेम्परेचर डिफरेंशियल कि रातें कितनी ठंडी हैं और दिन में कितना गर्मी है, कि इसके डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, थर्मोपीरियडिज्म कहते हैं। ये भी पौधों की वृद्धि के लिए एसेंशियल होता है। कई सारे साइंटिस्ट आज कहते हैं कि जैसे आप फोटो पीरियडिज्म पढ़ते हो ना, कि लाइट दिन की लंबाई और रात की लंबाई से पौधों में फ्लावरिंग का इंडक्शन होता है। आप जो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर पढ़ेंगे फाइटो हार्मोन वाला, वहां पर हम फोटो पीरियडिज्म की बात करेंगे। अभी इतना समझ लेते हैं कि फोटो पीरियडिज्म का मतलब है कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको हम लॉन्ग डे प्लांट बोलते हैं, दिन लंबा होगा रात छोटी होगी, मतलब गर्मी के दिनों में फ्लावरिंग करेंगे। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें हम शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं, मतलब दिन छोटा चाहिए रात लंबी चाहिए, मतलब ठंड के दिनों में फ्लावरिंग करेंगे। क्लियर? एक्सपोजर टू कोल्ड इनहांसेस सीड जर्मिनेशन एज वेल एज इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन सम प्लांट। कुछ पौधों में जब ठंड होती है, तापमान कम होता है, तो उनमें जो है वो बीजों का अंकुरण में आपको प्रमोट कर हो जाता है, बीजों का अंकुरण अधिक होने लगता है और उसमें जो है वो फ्लावरिंग भी होने लगती है। क्लियर? आप देखिए हर तरह के ने जो टेम्परेचर है, यदि हम बात करें, देखिए ये तो हम बात कर रहे हैं रेनफॉल प्रेसिपिटेशन की बात कर रहे हैं, ये टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, इससे अलग अलग तरह के बायोम बन रहे हैं के। तो मैंने आपसे कहा कि लो टेम्परेचर हैवी रेनफॉल जो है लो टेम्परेचर है, और मैंने कहा लो जो है वो टेम्परेचर लोअर साइड है, रेनफॉल भी लोअर साइड है, तो फॉरेस्ट अलग तरह का होगा। के हैवी रेनफॉल है, हाई टेम्परेचर है, तो फॉरेस्ट अलग तरह का होगा। ये ग्राफ डिफरेंट टाइप का, ध्यान से देखिएगा आपके, इसमें लेवलिंग अलग तरीके से की गई है, तो कंफ्यूज मत होना। तो अभी सिंपल सी बात ये है कि जो बायोम हमने अपने एनसीईआरटी के ग्राफ में देखे थे वही बायोम यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के प्लांट है वो अधिक गर्मी हाई टेम्परेचर के लिए अपने आप को जो है वो अपने आप को अडॉप्ट कर चुके हैं। जो टुंड्रा के प्लांट हैं वो अलग तरह के हैं, वो लो टेम्परेचर में अपने आप को सर्वाइव रख सकते हैं, जीवित रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब एनसीईआरटी क्या लिखता है टेम्परेचर के ऊपर। मेजर एबायोटिक फैक्टर, तापमान, टेम्परेचर। अब देखो बेटा, बिल्कुल हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पॉइंट वाइज बात करते हैं कि एनसीईआरटी ने क्या लिखा है इसके लिए। ठीक है, और हर एक लाइन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा, याद रखना। ठीक है, टेम्परेचर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकली रिलेवेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर। ठीक है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और याद रखना इसके अलावा सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है रेनफॉल। ठीक है, तापमान जो है इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट इकोलॉजिकली रिलेवेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर। और मैंने आपको पहले भी कहा था बेटा कि इन्वायरमेंटल फैक्टर जो होते हैं बेसिकली चार कैटेगरी में बांटे गए होते हैं। नंबर एक होता है क्लाइमेटिक फैक्टर, जिसमें कि जलवायु आती है, टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, विंड वेलोसिटी, सब उसके अंदर आता है क्लाइमेटिक फैक्टर में। दूसरा होता है टोपोग्राफिक फैक्टर, जिसमें कि आपकी ज्योग्राफी ऑफ द अर्थ आती है, कि वहां पे ऊंचाई कितना है, किस तरीके का जो है पहाड़ है, सन फेसिंग है कि सन फेसिंग नहीं है, रेन शेडो एरिया है, बारिश बादल जो है वो उस तरफ टकराते हैं या ऊपर से निकल जाते हैं के। तो कई सारे ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट है, उसको हम बात करते हैं टोपोग्राफिक फैक्टर में। फिर सॉइल फैक्टर जो होते हैं, जो मिट्टी से जुड़े होते हैं, उनको हम एडेफिक फैक्टर बोलते हैं, जिनमें हम केवल सॉइल की क्वालिटी की बात करते हैं, सॉइल के कंपोजिशन की बात करते हैं। और दूसरे जीवित जीवों के से जुड़े होते हैं बायोटिक फैक्टर। तो बेसिकली टेम्परेचर इज ए कंपोनेंट ऑफ द क्लाइमेटिक फैक्टर। टेम्परेचर जो होता है वो इट्स ए पार्ट ऑफ द क्लाइमेटिक फैक्टर, ये क्लाइमेटिक फैक्टर के अंदर ही आता है। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट रिलेवेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर है। द एवरेज टेम्परेचर ऑन लैंड वेरीज सीजनली, डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। के जैसे जैसे हम अपनी अर्थ पर इक्वेटर से पोल की ओर जाते हैं, मतलब हम भूमध्य रेखा से इक्वेटर से हम नॉर्थ पोल की ओर जाएं या साउथ पोल की ओर जाएं, तो अर्थ पर जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर में कमी आती है। कि ऐसे ही मैदानी क्षेत्रों से जब हम माउंटेन टॉप की ओर बढ़ते हैं यानी जमीन से हम ऊपर पहाड़ पर चढ़ना शुरू करते हैं, टेम्परेचर में कमी आने लगती है। तो ये ट्रेंड दिमाग में रखिएगा, मतलब इक्वेटर इज द रीजन वेयर हाईएस्ट टेम्परेचर इज प्रेजेंट। ठीक है, और जब इक्वेटर से पोल की तरफ कहीं भी आप जाएंगे टेम्परेचर में कमी आएगी। ठीक है, और इसके अलावा हम बात करते हैं कि जो मैदानी क्षेत्र होते हैं वहां पर टेम्परेचर अधिक होता है प्लेन्स पर एज कंपेयर टू दी टॉप ऑफ द माउंटेन। ठीक है,
इट रेंजेस फ्रॉम सब जीरो लेवल, मतलब माइनस में होता है पोलर रीजन में। आप देखेंगे अंटार्कटिका में -30 -40 टेम्परेचर आपको देखने मिलेगा के से लेकर जो है वो हाई एल्टीट्यूड जो है वो पर जो पोलर एरिया है, हाई एल्टीट्यूड है, हिमालय पर्वत का ऊपरी हिस्सा माइनस में टेम्परेचर आपको मिलेगा। तो वहां से लेके यदि आप बात करें तो माइनस में टेम्परेचर हो सकता है। इसके अलावा देखेंगे आप कि जो ट्रॉपिकल डेजर्ट है, जो उष्णकटिबंधीय हिस्सों में ट्रॉपिकल क्षेत्र में जो आपके डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट की बात करें, हम राजस्थान के डेजर्ट की बात करें, वहां टेम्परेचर हाईएस्ट होता है और वो तकरीबन 50 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक हो सकता है। ठीक है, आप सोचिए हमारी अर्थ पर ही जो है, एक अर्थ के ऊपर ही टेम्परेचर में इतना बड़ा अंतर है कि -30 -40 से लेके 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान भी हो सकता है। ठीक है, there are however unique habitat such as thermal spring एंड डीप सी हाइपोथर्मल वेंट। याद रखिए गर्म पानी के झरने होते हैं और गहरे सागर में जो है कुछ ऐसे वेंट होते हैं जहां पर हाईएस्ट टेम्परेचर होता है और वो 100 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है। याद रखना के, और ये हाइपोथर्मल जो वेंट होते हैं ना, ये क्यों बनते हैं बेटा? क्यों हमारी अर्थ के अंदर आज भी, हमारे अर्थ के सेंटर में जो है वो मैग्मा है और जो है गर्म तपता हुआ लावा है वहां पर के। जब कभी वोल्केनिक इरप्शन होते हैं तो उससे लावा जो बाहर निकलता है वो बिल्कुल आग के समान होता है, एकदम जलता हुआ लावा के। वो आज भी अर्थ के जो है सेंटर में प्रेजेंटेड के। तो जो हाइपोथर्मल वेंट होते हैं वो एक प्रकार से गहरे छेद होते हैं समुद्र के अंदर, गहरे ग्रुप्स होते हैं जो वहां तक लगभग जो है उसके आसपास संपर्क में होते हैं, इसलिए वहां से हीट निकलती है, बड़ी पैमाने पर हीट निकलती है और वो हीट जो है वो वहां के वो उससे जुड़े हुए वाटर को गर्म कर देती है, इतना गर्म करती है कि वो 100 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक टेम्परेचर पर पहुंच जाता है। ठीक है, आप बोलोगे सर ये इवोपरेट पूरा क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि समुद्र के अंदर है और समुद्र का जो पानी, समुद्र की तली में जो वाटर है ना बेटा, वो सॉल्यूट है, उसमें बड़े पैमाने पर सॉल्यूट प्रेजेंट है, जिसके चलते उसका बॉइलिंग पॉइंट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो चुका होता है। ठीक है ना, इसलिए वो काफी अधिक हीट हो चुका होता है, एकदम इवोपरेट वो नहीं कर पाता है। इट इज जनरल नॉलेज दैट, अब सामान्य ज्ञान की बात क्या है देखिए, एनसीईआरटी में ये तीनों जो लिखे पॉइंट, ये तीनों पॉइंट भी बेटा एग्जाम में क्वेश्चन बनकर पूछे गए कि क्या सही स्टेटमेंट है। मैंगो ट्री डू नॉट एंड कैन नॉट ग्रो इन टेम्परेट कंट्रीज लाइक कनाडा एंड जर्मनी। कनाडा में, जर्मनी में, चलिए कनाडा जर्मनी को तो छोड़ते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं कि बात है ये तकरीबन 2012 की बात है। मैं गया हुआ था टर्की। ठीक है, तुर्की गया होता, यहां पर गया हुआ था मैं, एक शहर सिटी यहां पे अंकारा, इट्स कैपिटल ऑफ टर्की। टर्की की कैपिटल है, तुर्की की कैपिटल है, तुर्की भी बोलते हैं इसको, तुर्की भी बोलते हैं इसको, टर्की भी बोलते हैं इसको। तो टर्की की जो कैपिटल है वो है अंकारा। तो वहां मैं किसी काम से गया था, 10 12 15 दिन वहां रहा मैं। तो वहां पे सुपर मार्केट होते हैं यहाँ पे, जैसे आप जो होते हैं ना, जो सुपर मार्केट यहाँ पे सब तरह का ग्रॉसरी सब मिलता है यहाँ पे। तो वॉलमार्ट के समान वहाँ भी सुपर मार्केट है अंकारा में। तो वहाँ पे जो है वहाँ पे एक जगह बोर्ड लगा था ट्रॉपिकल फ्रूट। तो मैं जब गया, मैंने कहा देखो क्या है, तो देखा कि बनाना। एक सोचिए हमारे यहाँ पे केला कैसे बिकता है, बनाना, हमारे यहाँ पे बनाना कैसे बिकता है? हमारे यहाँ बनाना बिकता है 1 दर्जन लोगे भैया कि 3 बनाना लोगे कि 1 दर्जन लोगे, आधा दर्जन लोगे के, मतलब हमारे यहाँ पे पूरा गुच्छा का गुच्छा, बंच का बंच देते हैं कि आप सोचने वाला 50 रुपए दर्जन, आपने 50 रुपया दिया, पूरे 12 बनाने अपने ले लिए। ठीक है, वहां क्या है, एक सिंगल बनाना जो है बाकायदा प्लास्टिक के अच्छे से रैपर में रैप है, रेड कलर का उसके ऊपर जो है फीता लगा हुआ है, एक प्राइस टैग लगा हुआ है। और कैन यू इमेजिन द कॉस्ट ऑफ बनाना? एक केले की कॉस्ट क्या है? 300 रुपया, 300 रुपीज पर बनाना। क्योंकि बनाना ट्रॉपिकल फ्रूट है एक तरीका, वो वहां नहीं उगता। अब को जो हमारे यहाँ पे सड़क पे मिलता है ना, वैसे ही बनाना, ऐसा नहीं कि कोई स्पेशल बनाना हो। फिर उसी के बाजू में थोड़ा आगे द किंग ऑफ फ्रूट, द ट्रॉपिकल फ्रूट्स फ्रॉम द एशिया, नहीं किंग ऑफ फ्रूट क्या रखा था? आप समझ गए, मैंगो। अल्फांसो, अल्फांसो हमारे इंडिया में भी महंगा है, तकरीबन एक आम आपको 70-80 रुपए से लेकर 100 रुपए तक का मिलता है इंडिया में। वहां पे कैन यू इमेजिन द कॉस्ट ऑफ अल्फांसो? 1350 रुपए का एक आम, 1350 रुपए। ये तब की बात बता रहा हूं मैं, 2012 की बात बता रहा हूं मैं, कि 1350 रुपए का एक आम। जब मैं टर्की से अपने घर वापस लौटा, इंडिया आया, तो इंडिया आके मैंने कहा कि खूब आम खाते हैं और टर्की में जितना भी खर्चा किया था वो यात्रा को वसूल करते हैं, यहां से कहीं ना कहीं तो कॉम्पनसेट। मतलब 10 आम खाया आपने, कितने क्या आया आपके? आप बाजार में आके 10 आम लिए आपने, 200 रुपए क्या मंगाया आपने, 10 आम को आपने मल्टीप्लाई किया उससे 1350 से, कितना होगा? 26,000। मतलब आपने यदि वहां आम खाए होते 10,
तो 26,000 रुपए खर्च होते, आपने यहां इंडिया में 10 आम खाए, आपने 200 रुपए खर्च हुआ, 26,000 माइनस 200 मतलब 25,800 रुपए की मैंने बचत की। ऐसा सोच सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो, अब हमारे बॉम्बे की बात बता रहा हूं, बॉम्बे में एक जो है वो कीवी आता है न्यूजीलैंड से। बॉम्बे में कीवी जो है इट्स ए फ्रूट के, कीवी फ्रूट बॉम्बे में आता है न्यूजीलैंड से। एक कीवी की कॉस्ट होती है 100 रुपए 150 रुपए के आसपास। अमेरिका से वॉशिंगटन से जो है कुछ अच्छे क्वालिटी का एप्पल भी बॉम्बे में आता है, जिसकी कॉस्ट तकरीबन होती है जो है वो 500 रुपए 400 रुपए किलोग्राम होती है। फिर जो ड्रैगन फ्रूट है वो थाईलैंड से इंडिया में आता है। एक ड्रैगन फ्रूट की कॉस्ट होती है 250 रुपीज, 250 रुपए के आसपास कॉस्ट होती है उसकी। फिर ऑस्ट्रेलिया से यहां पर जो है एक कॉर्न आता है, ब्लैक कलर का कॉर्न है, काले रंग का भुट्टा होता है, ब्लैक कॉर्न, मक्का होती है, खाने में नॉर्मल कॉर्न के साथ एक भुट्टा या एक कॉर्न उसका जो होता है, एक जो है कॉब, कॉर्न कॉब बोलेंगे उसको, हमके भुट्टे को हम इंग्लिश में कॉर्न कॉब बोलेंगे। तो एक कॉर्न कॉब जो होता है उसकी कीमत होती है 1,300 रुपया। ये आपको मुंबई के अंदर फूड हॉल के अंदर मिल जाएगा। फूड हॉल इज ए प्रीमियम आउटलेट फॉर ऑल दिस एक्सोटिक इंपॉर्टेंट थिंग्स। अब आप सोच सकते हैं ये जो प्राइस का डिफरेंस क्यों, क्योंकि ये वो भुट्टा यदि हमारे इंडिया में लगने लगे तो 20 रुपए किलो बिकेगा। आम यदि जो है वो इस्तांबुल में लगने लगे तो वहां भी 50 रुपए 100 रुपए किलो ही बिकेगा। मतलब ये क्योंकि वहां है नहीं वो चीज, स्कार्सिटी उसकी, डिमांड एंड सप्लाई का मामला है। तो वही वाली बात मैंने आपसे कहा कि मैंगो ट्री जो है वो चूंकि ट्रॉपिकल एरिया में ही लग सकता है और ट्रॉपिकल एरिया में ही वो फल पक सकता है, तो वो आपके कनाडा में और जर्मनी में जहां पे टेम्परेचर माइनस में होता है वहां पर जो है वो काफी कम टेम्परेचर होता है, वहां पे मैंगो ट्री ग्रो नहीं कर सकता है, इसलिए वहां मैंगो नहीं मिलेंगे आपको, उनको मैंगो इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्लियर। फिर हम बात करते हैं स्नो लिपर्ड की, बात करते हैं हम। दे आर नॉट फाउंड इन केरला फॉरेस्ट। अब सिंपल सी बात है, केरल ट्रॉपिकल एरिया है, सब ट्रॉपिकल एरिया, कुछ हिस्सा केरल का ट्रॉपिकल है, कुछ हिस्सा सब ट्रॉपिकल है। केरल में गर्मी पड़ती है, रेनफॉल अधिक होता है, गर्मी भी अधिक पड़ती है। वहां पे आपको कहां से बर्फ मिल जाएगी भला? जब बर्फ ही नहीं मिलेगी तो स्नो लिपर्ड किस काम का, कहां रहेगा वो? तो स्नो लिपर्ड होता है बर्फ पर रहने वाला चीता है, वो तो यहां नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। टूना फिश आर रेयरली कॉट बियॉन्ड द ट्रॉपिकल एल्टीट्यूड इन द ओशन के, एक बड़ी फेमस फिश होती है टूना फिश, जो केवल और केवल आपको ट्रॉपिकल एरिया में देखने मिलती है। जो इक्वेटर के आसपास का समुद्र का जो एरिया है वहां आपको टूना फिश देखने मिलती है। जैसे जैसे आप नॉर्थ और साउथ पोल की ओर मिल जाते हैं तो मछलियों का फिश का टाइप भी चेंज होता है। सोचिए, फिश की वैरायटी भी चेंज होती है। जो मछलियां आपको पोल्स के पास मिलेंगी वो डिफरेंट होंगी, वो ट्रॉपिकल फिश के ऐसी नहीं होंगी। सिंपल सा इस बात का मतलब ये तीनों एग्जाम्पल इस बात की ओर इशारा करते हैं कि टेम्परेचर इज अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, कि जो तापमान है वो जीवों के वितरण पर प्रभाव डाल रहा है। कुछ ऐसे जीव हैं जो हाई टेम्परेचर पर मिलते हैं, लो टेम्परेचर पर नहीं मिल सकते हैं। कुछ ऐसे हैं जो लो टेम्परेचर पर रहते हैं, वो हाई टेम्परेचर पर नहीं रह सकते हैं। मतलब टेम्परेचर इज अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। जो तापमान है उसने जीवों के वैरायटी, टाइप और उनके वितरण को भी प्रभावित किया है, ठीक है। कैसे? अब देखो, सिंपल सी बात है, यू कैन अप्रिशिएट द सिग्निफिकेंस ऑफ टेम्परेचर टू लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हेन यू रियलाइज दैट इट अफेक्ट द काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम। मैंने आपको बताया था एंजाइम जो होते हैं, बेसिकली एंजाइम जो होते हैं दे आर प्रोटीन, दे आर फंक्शनल प्रोटीन, दे आर दी फंक्शनल प्रोटीन के, ये होते हैं फंक्शनल प्रोटीन होते हैं के। तो जो एंजाइम होते हैं दे आर दी फंक्शनल प्रोटीन्स, ठीक है। क्लियर। तो होता क्या है बेटा? होता यह है कि जो एंजाइम से फंक्शनल प्रोटीन है, अब प्रोटीन हाई टेम्परेचर पे कोएगुलेट कर जाएगा, काम नहीं कर पाएगा, वो खत्म हो जाएगा। उसके जैसे ही 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर पे गया तो प्रोटीन, तो एंजाइम की हाईएस्ट एक्टिविटी स्लो डाउन होने लगेगी, और जैसे आप क्रॉस किए इस टेम्परेचर को तो एंजाइम जो है वो डीनेचर्ड होना शुरू करते हैं। दे गॉट डीनेचर्ड, खत्म हो जाते हैं वो। अब इसका मतलब यह हुआ कि इस हाई टेम्परेचर को सहन करने वाले जो जीव हैं वो संख्या में कम होंगे, और ऐसे जीव होंगे जिनके अंदर कुछ विशेष प्रकार के एडाप्टेशन होंगे। उस अनुकूलन के चलते, उस टेम्परेचर को, उस एडाप्टेशन के चलते वो हाई टेम्परेचर को जो है वो सहन कर पाएंगे। लेकिन ये बात भी सच है कि सब जीव ऐसा नहीं कर पाएंगे, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको ऐसे एक्सट्रीम एरिया में कम संख्या में आपको ऑर्गेनिज्म देखने मिलेंगे, और जो भी ऑर्गेनिज्म वहां मिलेंगे वो स्ट्रेस में रहेंगे, वो दे आर इन स्ट्रेस।
रिप्रोडक्शन रेट उनका कंपैरेटिवली कम रहेगा। क्यों रिप्रोडक्शन रेट कंपैरेटिवली कम रहेगा? क्योंकि वहां पे फूड की अवेलेबिलिटी कम रहेगी, और फूड की अवेलेबिलिटी कम होगी तो सर्वाइव करने वाले जीव भी कम होंगे। आ रही बात समझ में? मतलब जो इन्वायरमेंट उसने सब डिसाइड कर दिया उसने कि मरुस्थल डेजर्ट में पॉपुलेशन उतनी अधिक नहीं होगी जितनी कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर होगी। एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द क्लाइमेट, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है जीवों का, जो अपने अपने बॉडी के फंक्शन होते हैं, दे ऑल अफेक्टेड। जैसे मैंने आपसे कहा कि जो कई जीव ऐसे होते हैं जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, दे गेट, ठंड अधिक पड़ेगी शीत निंद्रा में चले जाएंगे, हाइबरनेशन में चले जाएंगे। गर्मी अधिक पड़ेगी तो ग्रीष्म निंद्रा में चले जाएंगे, एस्टिवेशन में चले जाएंगे। वो एस्टिवेशन मतलब है ग्रीष्म निंद्रा, समर स्लीप। हाइबरनेशन मतलब है विंटर स्लीप, ठंड में जीव सो जाते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो डाउन कर लेते हैं। वेरी वेरी आईएमपी, कुछ जीव, ए फ्यू ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट एंड थ्राइव इन ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, दे आर कॉल्ड यूरीथर्मल। तो एक पॉइंट यहां पर आया निकल के, वो है यूरीथर्मल के। व्हाट इज यूरीथर्मल ऑर्गेनिज्म के? क्या होते हैं बेटा यूरीथर्मल ऑर्गेनिज्म के? यूरीथर्मल ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो एक लंबी बड़ी टेम्परेचर की रेंज को, एंड देखो टेम्परेचर की रेंज का मतलब है हाईएस्ट और लोएस्ट टेम्परेचर के बीच का बड़ा डिफरेंस। जैसे मैंने कहा कि मान लो हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हम इतने चालाक हैं और हमारी बॉडी में इस तरह के का, हम लोग क्या है, वार्म ब्लड एनिमल के, तो हम क्या करते हैं, हम मान लीजिए कि 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से लेके जो है हम 45 तक हम आराम से रह लेते हैं, कोई टेंशन नहीं हमको। मतलब 10 से कम होगा, 0 होगा तो भी सर्वाइव कर जाएंगे हम। 0 से लेके 45 तक हम 50 तक हम आराम से रह लेते, कोई टेंशन नहीं। लेकिन एक एम्फीबिया है या एक रेप्टाइल है, वो कहता नहीं भैया नहीं पॉसिबल है, 0 में हम सो जाएंगे, 50 में हम मर जाएंगे। मतलब हमको तो छिपके रहना पड़ेगा। जो रेप्टाइल्स आपको डेजर्ट में देखने मिलते हैं ना, वो दिन में बाहर नहीं निकलते, वो रात में बाहर निकलते। रात में डेजर्ट में रात में टेम्परेचर काफी डाउन होता है, काफी कम हो जाता है डेजर्ट में रात में। दिन में टेम्परेचर एकदम अधिक हो जाता है। तो डेजर्ट का जो पूरा इकोसिस्टम है ना, वो रात में समझ लीजिए कि ऐसा माना जाता है कि मरुस्थल डेजर्ट रात को जिंदा हो जाते हैं। उनमें जो लाइफ है वो रात को दिखाई पड़ती है आपको। एक बार जोधपुर में कहीं पर जो है हम लोग गए हुए थे, तो किसी होटल में रुके थे। उस होटल के पास में जो है वो एक थोड़ी आगे पे एक बड़ा सा डेजर्ट था। तो रात को डिनर करने के बाद जब हम अपने 1-2 फैमिली साथ में और थे, तो हम लोग जो है अपना डिनर करने के बाद बैठे, बात किया। फिर किसी ने बोला कि चलो एक काम करते हैं, रात में डेजर्ट में घूम कर आते हैं। जैसे हम लोग अपने होटल के से बाहर निकल रहे थे, तो वहां होटल पर जो वॉचमैन होता है, उसने पूछा कि सर आप लोग कहां जा रहे हैं? तो हम लोगों ने कहा कि हम जो ये डेजर्ट का चक्कर काट के आते हैं, देख के आते हैं। रात में अच्छे बाहर आसमान में जो है वो तारे दिखाई पड़ रहे हैं, मून भी दिखाई, मून लाइट, हल्की सी मून लाइट है, देख के आते हैं डेजर्ट में कैसा लगता है रात को। उसने कहा सर प्लीज, हम अपने गेस्ट को अलाउ नहीं करते हैं कि रात में वो डेजर्ट में जो है वो ऐसे घूमने जाएं। कोई व्हीकल से है तो नाइट सफारी के लिए है, तो अभी रात को नहीं, बंद है आज वो। तो आप ऐसे बोले तो हम ले आ सकते हैं आपको गाड़ी से, पर आपको हम वॉक करते हुए रात को खाना खाने के बाद आप सोच रहे हैं कि आप डेजर्ट में वॉक करेंगे, तो आपको हम मना करेंगे, नहीं जा सकते आप। तो मैंने पूछा क्यों? सर सांप होते हैं, बड़े जहरीले सांप होते हैं, कई कीड़े होते हैं, बड़े जहरीले कीड़े होते हैं, और वो रात को सारे बाहर निकलते हैं। तो क्योंकि ऐसा हुआ है, कई लोग ऐसे चले गए हैं तो उनको सांप आपने काट लिया, इसलिए आपकी सुरक्षा के लिए हम बोल रहे हैं कि आप नहीं जा सकते। हम लोग वापस आ गए। क्यों? रात में मरुस्थल में जीवन जो है वो रात को जिंदा हो जाता पूरा, यानी सारे रेप्टाइल, वही तो टाइम है उनके लिए जब वो सन के प्रकोप से जो हाई लाइट के एनर्जी, हाई टेम्परेचर से वो बच सकते हैं। तभी तो ऐसे प्लांट मिलते हैं जो रात में वहां पे स्टोमेटा ओपन करते हैं, इसको तो एक्टिव ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। समझ रहे बात को? ठीक है, चलिए। तो इसका मतलब ये है कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अधिक तापमान परास को, वाइड टेम्परेचर रेंज को सहन कर सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं यूरीथर्मल बोलते हैं इनके। जबकि वास्ट मेजॉरिटी ऑफ देम, बड़ी संख्या में जीव ऐसे होते हैं जो एक नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में ही सर्वाइव कर पाते हैं, उन्हें बोलते हैं स्टीनोथर्मल बोलते हैं। तो दूसरा कीवर्ड आया यहाँ पे स्टीनोथर्मल, याद रखना बेटा, भूलना नहीं के, मैं दूंगा आपको डीपीएस के अंदर, ठीक है। स्टीनोथर्मल, तो स्टीनोथर्मल क्या होते हैं? ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो लो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में रह पाते हैं, ठीक है।
तो यूरीथर्मल क्या होता है, स्टीरियोथर्मल क्या, दिमाग में रखिएगा। यूरीथर्मल जो वाइड रेंज, यही याद कर लो, यूरीथर्मल जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकते हो, और स्टीरियोथर्मल जो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में रहते हो। बड़ी संख्या में जीव होते हैं स्टीरियोथर्मल, याद रखना, ठीक है। द लेवल ऑफ थर्मल टॉलरेंस ऑफ डिफरेंट स्पीसीज डिटरमाइन ए लार्ज एक्सटेंट ऑफ देयर ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। मैंने आपसे कहा ना कि जो जितना अधिक टेम्परेचर रेंज को सहन कर पाएगा उतना अधिक उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। आप देखिए ना, मनुष्य को देखिए, ह्यूमन बीइंग उठ के, आपको ह्यूमन बीइंग नॉर्वे में रहते हैं ना, आपको नॉर्वे में रहता हुआ इंसान भी मिल जाएगा आपको। एस्किमोस जो होते हैं वो आपको साइबेरिया, एस्किमो जो होते हैं, एस्किमोस जो होते हैं, एस्किमोस, ये आपको रूस के ऊपर वाला जो हिस्सा है साइबेरिया के, उसे बोलते हैं हम साइबेरिया, ठीक है। जो रूस का ऊपरी हिस्सा है, रशिया का, उसे साइबेरिया कहते हैं। साइबेरिया में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो बर्फ के बने हुए घरों में रहते हैं, और बर्फ के बने हुए घरों को बोलते हैं हम इग्लू। क्या बोलते हैं इनको हम? इग्लू। इग्लू जो है वो बर्फ से बने घर होते हैं, उनमें रहते हैं। दूर दूर घर बने होते हैं, उसमें रहते हैं। एस्किमोस टेम्परेचर माइनस में, खुशहाल टेम्परेचर वहां का 0 डिग्री सेल्सियस है, कि आप जब सब कुछ अच्छा है, मतलब आज मौसम बड़ा अच्छा है, टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। गर्मी पड़ रही है, कितना टेम्परेचर है? 10 डिग्री सेल्सियस। हम बोलेंगे पागल हो गए, हाँ खुश हो रहे हो 0 डिग्री पे, और 10 डिग्री गर्मी बोल रहे हो। एक्चुअली वहां ऐसे ही है। फिर तो ह्यूमन बीइंग आपको एस्किमोस जो आपको देखने का मिलेंगे, आपको वो देखने मिलेंगे साइबेरिया में माइनस टेम्परेचर है। और इसके अलावा दक्षिणी अफ्रीका, अफगानिस्तान, टेम्परेचर 50 डिग्री, 45, 50 डिग्री सेल्सियस के, वहां भी लोग देखने मिलेंगे। वी आर द सक्सेसफुल, सब जगह पे मिल रहे हैं। लेकिन आप बात करोगे, देयर आर लॉट्स ऑफ एनिमल, जैसे मेडागास्कर है, साउथ अफ्रीका के पास में एक छोटा सा आइलैंड है मेडागास्कर, वहां पे सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी आपको देखने मिलेगी। ऐसे ऐसे एनिमल देखने मिलेंगे जो आपको दुनिया में कहीं देखने नहीं मिलेंगे। अलग अलग तरह के मंकीज वहां पे होंगे, कि वो सब आपको, यानी वो जो वहां के मंकीज आपको पोल पे देखने नहीं मिलेंगे, आपको नॉर्वे में देखने नहीं मिलेंगे। नॉर्वे जो लोग, हम लोग जैसे हम इंडियन से, हमको लगता है कि हम स्विट्जरलैंड जाएं, नॉर्वे जाएं तो बड़ी खुशी मिलती है, हमको अच्छा लगता है, बर्फ ये वो के। लेकिन मैं कह रहा हूं मेरे दोस्त को, जो वहां जो ऐसी कंट्रीज में है, कनाडा में है, फिनलैंड में है, वो कहते हैं कि यार कुछ जीवन ही नहीं यहाँ पे। मैं बोलता हूं क्यों? बोलता कुछ नहीं यार, सब कुछ सफेद बर्फ ही बर्फ, चारों तरफ सब एक जैसा के। अपना जो देश भारत है, वहां बाहर निकलो तो अलग अलग तरह की फसलें लहराती दिखती, खेतों में फसलें दिखती है आपको, अलग अलग तरह के पेड़ दिखाई पड़ते हैं आपको, अलग अलग तरह के फल दिखाई पड़ते हैं आपको, और तो और इंसान भी अलग अलग तरह के दिखाई पड़ते हैं। और जो डाइवर्सिटी है भारत की, यही सबसे बड़ी खूबी है। जो डाइवर्सिटी है हमारी, वही हमारी खूबी है, वही भारत है। चाहे वो डाइवर्सिटी इंसानों में हो, चाहे हमारे थॉट प्रोसेस में हो, वही भारत है और वही यूनिक है। हमको नहीं बनना किसी और जैसा, हमको अपने आप को ही इंप्रूव करना है। ऐसा बनना है कि दूसरे लोग हमारे जैसे बनने की इस बारे में सोचें। चलिए, तो अभी कोई भाषण नहीं दूंगा मैं आपको बता रहा था बेटा कि एक्चुअली में क्या है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है, तो अब मैंने कहा मेडागास्कर के एनिमल आपको कहीं और देखने नहीं मिलेंगे आपको, जबकि ह्यूमन बीइंग सब जगह पे प्रेजेंट है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है पूरा, ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिपेंड करता है जीव की अपनी क्षमता पे कि वो टेम्परेचर को कितना टॉलरेट कर पाता है। देखिए फॉर एग्जांपल, कोई भी टेम्परेचर, कोई भी इन्वायरमेंटल फैक्टर जो होता है ना, उस इन्वायरमेंटल फैक्टर का किसी पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन पर गहरा असर पड़ता है। कि उससे बनता है एक ग्राफ बनता है, इसको बोलते हैं रेंज ऑफ टॉलरेंस, रेंज ऑफ टॉलरेंस। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इसके ऊपर भी बेटा, कि अभी शॉर्ट में देख लीजिए रेंज ऑफ टॉलरेंस के। ये बतलाता है कि एक जीव कितना सहन कर सकता है। तो हमेशा एक कंक्लूजन इसका निकलता है, एक निष्कर्ष इस पर निकलता है, वो निकलता है कि टू लो बहुत ज्यादा कम और टू हाई बहुत ज्यादा, दोनों कंडीशन जो है वो लीथल होती है। मतलब बहुत अधिक तापमान होगा, मान लो ये सपोज कि दिस इन्वायरमेंटल फैक्टर रिप्रेजेंट टेम्परेचर, तो कहते हैं कि बहुत कम तापमान होगा तो भी जीव सर्वाइव नहीं कर पाएगा, बहुत अधिक तापमान होगा तो भी जीव सर्वाइव नहीं कर पाएगा। मतलब टू मच एंड टू लिटिल इज द डेंजरस जोन। लिथल रेंज होते हैं ये, जोन ऑफ इनटॉलरेंस होते हैं, अत्यधिक और अत्यधिक कम। ठीक है, टू मच एंड टू लिटिल ये वो रेंज होती है जिनको हम लिथल रेंज बोलते हैं, जिनको बोलते हैं जोन ऑफ इनटॉलरेंस कहते हैं। ठीक है, अब
एक होता है ऑप्टिमम रेंज के, जो है ऑप्टिमम रेंज, इसका मतलब ये हुआ कि ये वो रेंज है जहां पर जीव खुशी खुशी रहता है, सबसे अधिक रिप्रोड्यूस कर सकता है, सबसे अधिक अपनी संख्या को बढ़ा सकता है। देखिए बेटा, जब इन्वायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल होंगी ना, इसका सूचक इस बात से लगता है, नहीं जब इन्वायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल होंगी तो इसका इंडिकेशन इस बात से मिलता है कि वहां पर उस पॉपुलेशन बढ़ने लगेगी, वहां पर जनसंख्या बढ़ने लगेगी। पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है? क्योंकि अधिकांश जीव सर्वाइव कर रहे हैं, अधिकांश जीव को फूड भोजन मिल पा रहा है, अधिकांश जीव रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं, इसलिए पॉपुलेशन बढ़ रही होती है। वो है ऑप्टिमम रेंज। ठीक है, फिर ऑप्टिमम रेंज से बाहर निकलते हैं तो एक रेंज ऐसा आता है, एक रेंज ऐसा आता है, इसको बोलते हैं रेंज ऑफ स्ट्रेस बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेस रेंज बोलते हैं या रेंज ऑफ स्ट्रेस कहते हैं। यहां पर जीव, यहां पर ऑर्गेनिज्म मिलेंगे तो सही, पर संख्या में कम होंगे। जैसे मैं आपसे कहता हूं, क्या जो पॉपुलेशन मुंबई की है वैसी पॉपुलेशन ओस्लो की है? ओस्लो नॉर्वे के अंदर है, नॉर्वे की कैपिटल के, तो ओस्लो इज द कैपिटल ऑफ नॉर्वे के, तो नॉर्वे में की जो कैपिटल है, यकीन मानिए सड़कें खाली दिखेंगी। जब मैं यूरोपियन किसी कंट्री में जाता हूं और एयरपोर्ट पर उतरता हूं, जैसे मैं स्कैंडिनेवियन किसी कंट्री में गया, स्वीडन गया, आप एयरपोर्ट पर उतरे, पूरा एयरपोर्ट खाली खाली खाली, गिनती के लोग जो फ्लाइट से उतरे बस वही लोग दिखाई पड़ेंगे आपको, सब कुछ मशीनें लगी हुई हैं यहां पे, आदमी दिखाई नहीं पड़ेगा आपको। कितने लोग हैं आपको? 2-4 लोग दिखाई पड़ेंगे आपको। पूछना हो किसी से कि भैया ये पता कहां जाना है, ये जाना है यहाँ पे, गाड़ी का टैक्सी कहां से ले ले हम, वो बताने वाला आदमी भी नहीं मिलेगा, बाहर आके ढूंढना पड़ेगा कि कोई आदमी है कि नहीं यहां पे आसपास में। दिस इज दिस स्वीडन, समझ सकते हैं आप? सड़क पर जा रहे हैं, खाली खाली खाली, कोई है ही नहीं है। छुट्टी है क्या आज? नहीं, नॉर्मल है। हमारे यहां पे ऐसा है, इतना भीड़ है कि आदमी को किसी जगह पे से, मान लो भोपाल में एक एरिया बता रहा हूं, भोपाल के अंदर एक एरिया है, इसको बोलते हैं चौक बाजार। जो भोपाल के कमांडोज वो जानते हैं इस बात को कि चौक बाजार में, हाँ, जब मैं भोपाल मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था तो जी, गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल के अंदर, तो हम लोग बोलते थे कि चौक बाजार में किसी आदमी को ऐसे ऐसे इस जो है वो मुंह करके खड़ा कर दो तो Hi, sorry to disturb you in between lecture. But it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. लोग धक्का मार मार के उसको दूसरे एंड पे 3-4 किलोमीटर वॉक करने पे बस स्टैंड था। इतनी भीड़ थी कि लोग धक्का मार मार के आपको जो है एक एंड से दूसरे एंड पहुंचा देंगे, आपको एनर्जी नहीं खर्च करनी पड़ी, खड़े हो जाइए उसके, धक्का मारेगा आदमी, आप 4 किलोमीटर आगे निकल जाएंगे। इतना भीड़ है मुंबई के अंदर, इतना भीड़ है सड़क पर। लोकल ट्रेन में सफर करना मुंबई के अंदर किसी सर्कस से कम नहीं है। इतना भीड़ है कि चढ़ जाएं आप तो ट्रॉफी मिलेगी, उतर जाएं आप अपने स्टेशन में तो ट्रॉफी मिलना चाहिए। मैं एक बार अपने मित्र से पूछा कि भैया कैसे मैनेज करते हो? उसने कहा कि भाई सिंपल सी बात है, जैसे हमको 2 स्टेशन बाद उतरना है तो हम इसी स्टेशन से उतरने की कोशिश करने लगते हैं, तो 2 स्टेशन के बाद उतर जाते हैं। चढ़ना हो तो 1 स्टेशन पहले चढ़ने की कोशिश करते थे। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात यह है कि बड़ा कठिन काम है ये। तो ये जनसंख्या का जो अंतर की हमने कहा, जहां पे नॉर्वे में बर्फ जमी हुई है, इवन अफ्रीका के कई हिस्से ऐसे यहां पे पॉपुलेशन आपको कम देखने मिलेगी, जहां अधिक गर्मी पड़ती है। सूडान के कई हिस्से बहुत गर्मी पड़ती है, लोग कम है। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेस कंडीशन है, वहां पर हर कोई सरवाइव नहीं कर सकता है। तो ये जो जोन, स्ट्रेस जोन होता है, यहां पर पॉपुलेशन कम होती है और यहां पर रिप्रोडक्शन में जीवों में कम देखने मिलता है एमकोट के। तो ये होता है रेंज ऑफ टॉलरेंस, वेल शेप कर्व देखने मिल रहा है आपको। इस पर हम आगे भी बात करेंगे बेटा के। तो अभी इतना समझ गए कि ये जो बता रहा है, ये बता रहा है कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ा है जीव के डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। ठीक है, इन रिसेंट ईयर्स there has been a growing concern about the gradually increasing average global temperature के। अब हम जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ा इशू है के। हम जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग, धरती का तापमान धीमे धीमे बढ़ रहा है। कोई भी कारण हो, इंडस्ट्रियल रीजन, इसके कई सारी ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण ऐसा हुआ है। लेकिन सच्चाई यह है कि टेम्परेचर के बढ़ने पर पोलर आइस पिघल रही है और जो है सी लेवल बढ़ रहा है, और कई सारे कंट्री से, मालदीव्स हुआ, ऑस्ट्रेलिया का कुछ हिस्सा हुआ, ये सब खतरे में पड़ गया है। इवन अभी रिपोर्ट आया था कुछ दिन पहले, मुझे अच्छे ध्यान है
कि जो इन्वायरमेंटल समिट हुआ था उसका रिपोर्ट आया था, तो उसमें जो है दुनिया में सबसे डेंजरस जोन जहाँ पे जो आने वाले 30-40 साल के बाद डूब जाएंगे, जिनको कहा जाता है 50 साल के बाद डूब सकते हैं, जो उसमें मुंबई का नाम भी शामिल है। मुंबई में वो हिस्सा भी शामिल है जहां पर मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। दिस इज दी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बीकेसी, इसका नाम भी था लिस्ट में कि बीकेसी भी डूब जाएगा। चलो अच्छा भी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली मतलब कहने वाली बात यह है कि जो भी आइल जो ऐसे हिस्से हैं जहां समुद्र के किनारे हैं, उनके डूब का खतरा बढ़ रहा है यदि ग्लोबल वार्मिंग को यदि ग्लोबल वार्मिंग को हमने कंट्रोल नहीं किया था, ठीक है। केवल ये खतरा हम लोगों तक नहीं है, ये खतरा है जीवों के डिस्ट्रीब्यूशन। जो ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये क्रॉप पैटर्न को चेंज कर रहा है। आज किसान बोलता है हम इतनी फसल लगाते हैं पर उगता ही नहीं उतना कुछ। आज कीड़ों की संख्या बढ़ रही है, जो ग्लोबल वार्मिंग से इंसेक्ट पॉपुलेशन बढ़ रही है, इन्फेक्शन पेड़ों क्रॉप पे इन्फेक्शन बढ़ रहा है, क्रॉप पैटर्न बदल गया है, फसलों का पैटर्न बदल गया है, उत्पादन प्रोडक्शन कम होने लगा है, कई तरह की बीमारी आने लगी है। कोरोना वायरस कोई आसमान से नहीं आया। कोरोना वायरस क्या है? वो वायरस जो है वो तापमान के बढ़ने पर वो अपने आप को म्यूटेट कर रहा है, वो उसका म्यूटेशन का रेट बढ़ गया है। हर साल वो एक नया रूप लेके आता है। आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब यह हुआ कि ये जो ग्लोबल टेम्परेचर का बढ़ने से केवल ह्यूमन नहीं, सब अफेक्टेड है। यदि ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो याद रखिएगा कई सारी प्रजातियों का डिस्ट्रीब्यूशन प्रभावित होगा। इसमें देखिए, ग्लोबल वार्मिंग थ्रेट टू की एरियाज ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, आप देख सकते हैं ग्राफ में दिखाई पड़ आपको, एक इमेज में हम देख रहे हैं कि WWF ने वर्ल्ड वाइड फंड ने जो है बताया कि 33 प्रायोरिटी प्लेसेस को बताया जो कि वर्ल्ड के रिचेस्ट इकोसिस्टम है। वहां पर उन्होंने वार्निंग दिया है कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते क्लाइमेट चेंज यदि होता रहा तो ये हिस्से बड़े पैमाने पर डैमेज आएंगे। कि समुद्री कछुए जो मैराइन टर्टल हैं वो खत्म हो जाएंगे। एम्फीबियन की कई सारी वैरायटी, तकरीबन 74% एम्फीबियंस खतरे में पड़ जाएंगे। कि अफ्रीकन वाइल्ड डॉग खत्म हो जाएंगे, के अफ्रीकन एलिफेंट जो होते हैं ये भी अफेक्ट होंगे। फिर हम देखते हैं कि साउथ वेस्ट एशिया में कंगारू जो है उन पर असर पड़ेगा, ल्यूपर्ड्स हैं उन पर भी असर पड़ेगा। तो देयर आर एक्चुअली ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि हम जो है वो टेम्परेचर में बड़ा परिवर्तन कर दे रहे हैं, क्लाइमेटिक चेंज बड़ी तेजी से हो रहा है, ठीक है। implications फॉर बायोडाइवर्सिटी ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, सोचिए केवल और केवल 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, केवल और केवल 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है तो आप सोचिए कि क्या होगा। 70 से लेकर 90% कोरल रीफ खत्म हो जाएंगे। बड़े पैमाने पर मैराइन स्पीशीज का लॉस होगा। कई सारे जो है वो इंसेक्ट और कई सारे पॉल्यूटर जो है उनके अंदर क्या असर पड़ेगा इसको सोच पाना अभी भी मुश्किल है। के तो आप देख रहे हैं कि केवल 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाने पर आपका पूरा अर्थ का जो इकोसिस्टम है, पूरा का पूरा जो अर्थ के ऊपर प्रेजेंट जो लिविंग सिस्टम है वो बड़े पैमाने पर अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं दिस इज ए फोटोग्राफ कैप्चर्ड बाय फेमस फोटोग्राफर, नाम मैं उनका भूल रहा हूं। उन्होंने इसको कैप्चर किया, बताया उन्होंने कि देखिए कि इस ग्लोबल वार्मिंग को बताने के लिए फोटोग्राफ को बड़ी प्रशंसा की गई इसकी, और बताया गया कि दिस फोटोग्राफ शोज दैट कि खतरा कितना तेज है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते बर्फ किस तेजी से पिघल रहा है कि ये पोलर बियर जो है एक चट्टान पे नहीं, ये पोलर बियर बर्फ की एक बड़ी चट्टान के ऊपर प्रेजेंट था। मछली पकड़ रहा, जो मछलियां वहां होती है ठंडे क्षेत्रों में, वो खाने की कोशिश कर रहा था। सडनली इतना बर्फ का पिघलने का दर, दिस शोज कि हाउ फास्ट द आइस इज मेल्टेड, के बर्फ कितना तेज पिघल रहा है इसको शो कर रहा है वो। ये कोई करतब दिखाने के लिए ऊपर खड़ा नहीं हुआ है, ये जहां खड़ा था ना वहां पे बर्फ इतना तेज पिघला है कि ये फंस कर रह गया उसमें, सोच सकते हैं आप। एंड ये शो करता है, ये बताता है कि कितना खतरनाक है, जो खतरा है वो किस तेजी से बढ़ रहा है। चलिए आगे बात करते हैं, हम वाटर की बात करते हैं। मैंने आपसे कहा बेटा कि टेम्परेचर और वाटर मतलब रेनफॉल की बात करें, ये सबसे अधिक अफेक्ट करते हैं किसी भी क्लाइमेट को, ठीक है। वाटर इज another most important factor influencing the life of the organism. In fact, the life on earth originated in water, ये भी देखा हुआ है हमने, ठीक है। and is unsustainable without water, क्योंकि हमारे प्रोटोप्लाज्म का जो है मोस्ट ऑफ द हिस्सा क्या होता है? वाटर होता है। हमारे प्रोटोप्लाज्म का जीव द्रव्य का जो कि फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है, जीवन का आधार है, उसका मोस्ट ऑफ द हिस्सा क्या होता है? वो वाटर होता है। इट्स अवेलेबिलिटी इज सो लिमिटेड इन डेजर्ट, सोचिए
मरुस्थल में इतना कम होता है कि सब कुछ इसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। याद रखिए, जो डेजर्ट है वहां पर जो ग्रोथ के लिए जो लिमिटिंग फैक्टर है वो है वाटर के। वाटर की अवेलेबिलिटी इतनी कम होती है कि वहां मिलने वाला जो कंगारू रेट है ये कभी पानी नहीं पीता के। नेवर ड्रिंक वाटर, जो खाता है ना उसी फूड में से जो वाटर होता है उसको लेता है ये, और रेस्पिरेशन में जो वाटर बनता है, मेटाबॉलिक वाटर बनता है रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान, उसको यूज करता है। मतलब मोस्ट इफेक्टिवली अपने वाटर कंटेंट को यूज करता है। और ऐसे एनिमल जो आपको डेजर्ट एरिया में देखने मिलेंगे ना, उनकी किडनी जो होती है, उनकी जो किडनी है वो हाईली इवॉल्व किडनी होती है, मोस्ट एडवांस किडनी होगी, क्योंकि किडनी ऐसी होगी जो वाटर का लॉस बिल्कुल ना के बराबर करे, ना के बराबर वाटर का लॉस करे। समझ गए नाटके, मतलब मोस्ट ऑफ द वाटर को वो रिक्लेम कर ले, ऐसी किडनी इनके अंदर देखने मिलती है, और वेस्ट मेटाबॉलिक वेस्टेज को बाहर भी कर दे। तो क्या देख रहे हैं हमने आपसे कहा कि डेजर्ट में जो जीव मिलेंगे उनमें ऐसे एडॉप्टेशन देखने मिलेंगे जो उनको वहां जीवित रहने के लिए जो है वो इफेक्टिव आते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, डेजर्ट में जो पौधा होगा दिन में स्टोमेटा बंद रखेगा, रात में खुला रखेगा, अपनी लीफ के अंदर वाटर को स्टोर करके रखेगा, वो म्यूसिलेस के फॉर्म में। पौधों के अंदर वाटर का स्टोरेज जो है वो म्यूसिलेस के फॉर्म में होता है, तो वो अपने वाटर को भी स्टोर करके रखेगा। क्लियर? इसके अलावा स्टोमेटा रात में खोलेगा, वो दिन में खोलेगा तो वाटर का लॉस अधिक हो जाएगा। जड़ें गहरी होंगी, ऊपरी हिस्सा का छोटा होगा। रूट शूट रेशियो हायर साइड होगा, रूट काफी गहरी होगी वाटर को लेने के लिए कहीं ना कहीं से, और स्टेम का हिस्सा छोटा होगा, वहां से वाटर इवोपरेट कर सकता है। पौधों की हाइट कम होगी। ये सब क्यों हो रहा है? वाटर कम है इसके लिए हो रहा है। ठीक है। द प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट इज ऑल्सो हैवीली डिपेंडेंट ऑन वाटर। के मैंने कहा ना आपसे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैवी रेन्स के चलते बनते हैं, डेजर्ट रेन के नाश होने के कारण बनता है। ठीक है। तो जो पौधों का डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोडक्टिविटी, वो वाटर पे बहुत हद तक डिपेंड करती है। अब आपको दिमाग में आ रहा होगा कि सर जो वाटर है वो केवल और केवल जो है वो डेजर्ट में बड़ा गंभीर असर रखता है, तो जो समुद्र के अंदर रह रहा है, जो नदी के अंदर प्रेजेंट है, तालाब के अंदर प्रेजेंट है, उसको क्या, उसको तो खूब वाटर मिल रहा है, तो उस पर कोई वाटर का असर पड़ता नहीं पड़ता। याद रखिए, जो ऑर्गेनिज्म वाटर के अंदर प्रेजेंट हैं वे भी प्रभावित होते हैं वाटर की क्वालिटी से, कि वाटर किस तरह का है। वाटर में कोई केमिकल इंटॉक्सिकेंट तो प्रेजेंट नहीं है, वाटर में कोई जो है वो ऐसा वेस्टेज तो नहीं है जिससे चलते उसको नुकसान पहुंच रहा हो। वाटर का पीएच, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना है, वाटर के अंदर जो है वो टर्बिडिटी किस तरीके से, जो एल्गी होती है, यदि पानी गंदा होगा तो सनलाइट अंदर तक नहीं पहुंचेगा, तो अंदर एल्गी ग्रो नहीं कर पाएगी, फाइटोप्लैंक्टन ग्रो नहीं कर पाएंगे, तो जू प्लैंक्टन खत्म हो जाएंगे, वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। जू प्लैंक्टन खत्म हो जाएंगे तो छोटी मछलियां खत्म हो जाएंगी, और छोटी मछलियां खत्म हो जाएंगी तो बड़ी मछलियां खत्म हो जाएंगी, एक्वाटिक लाइफ खत्म हो जाएगा। ठीक है। You might think that the organism living in ocean, lake and river should not face any water related problem, but it is not true. Okay? For aquatic organisms, the quality, मतलब water का chemical composition, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। के वाटर के अंदर जो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन होता है, देखो बेटा हम कहते हैं ना कि ये झील का पानी है, नमकीन झील का पानी है, मीठी झील का पानी है, कुएं का पानी है, या समुद्र का पानी है, सब में सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग होता है। के याद रखिएगा कि सॉल्ट के कॉन्सेंट्रेशन को हम कैसे मेजर करते हैं बेटा, उसे सैलिनिटी इन पार्ट्स पर 1000 के पीपीटी में इसको हम जो है वो शेयर करते हैं, सैलिनिटी इन पार्ट्स पर 1000। ठीक है। ये लेस देन 5 होता है नॉर्मल वाटर में। के इनलैंड वाटर होता है नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर। के नॉर्मल जो ड्रिंकिंग वाटर है, इनलैंड वाटर जो झील के अंदर प्रेजेंट है, नदी के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, कुएं के अंदर प्रेजेंट है, तालाब के अंदर प्रेजेंट है, तो नॉर्मल जो इनलैंड वाटर होता है उसके अंदर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन 5 पार्ट्स पर 1000 से कम होता है। समुद्र के अंदर ये 30 से लेकर 35 पार्ट्स पर 1000 के आसपास होता है। और जो खारे पानी की झील होती है, हाइपर सलाइन लगून्स होते हैं, खारे पानी की झील बोलते हैं इनको हम, उसमें 100 पार्ट्स पर 1000 से अधिक होता है। क्लियर? ये आंकड़े आपको याद रखने, एनसीईआरटी में दे रखा है बेटा, कभी भी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है। अब कुछ जीव ऐसे होते हैं जो वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को सहन कर सकते हैं, मतलब यूरी हेलाइन, एक वर्ड और आया बेटा। ठीक है। यूरी हेलाइन जो है ये वो एनिमल है
जो सॉल्ट के कॉन्सेंट्रेशन की एक बड़ी रेंज को सहन कर सकते हैं, कि दे कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी, के ये बड़े पैमाने पर जो सैलिनिटी है, जो वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी है, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन, उसको वो सहन कर सकते हैं, मतलब कम खारे से लेके अधिक खारे तक ये सर्वाइव कर सकते हैं। दूसरे होते हैं स्टीनोहेलाइन। स्टीनोहेलाइन क्या होते हैं बेटा? ये वो होते हैं जो कि नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर पाते हैं, जो कि कम तापमान को जो है वो टॉलरेट कर पाते हैं, उन्हें स्टीनोहेलाइन कहते हैं। ठीक है, क्लियर? मेनी फ्रेश वाटर एनिमल कैन नॉट लिव फॉर लॉन्ग इन सी वाटर एंड वाइस वर्सा बिकॉज ऑफ द ऑस्मोटिक प्रॉब्लम दे वुड फेस। ठीक है, याद रखिएगा। अब क्या होता है, यदि आपने फ्रेश वाटर फिश को, सुनिए बात के, फ्रेश वाटर फिश को आपने समुद्र के अंदर डाल दिया, आपने जो मराइन फिश होती है, समुद्र के अंदर की मछलियां अलग होती हैं और तालाब की मछलियां अलग होती है। यदि आपने तालाब की एक मछली को लेके फ्रेश वाटर फिश को आपने समुद्र के अंदर डाल दिया तो वो मर जाएगी। क्यों मर जाएगी? क्योंकि जो फ्रेश वाटर फिश है उसके अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन है उसकी बॉडी में, वो एज कंपेयर टू सी वाटर कम होगा। तो ऑस्मोसिस के फलस्वरूप, एज रिजल्ट ऑफ ऑस्मोसिस, जो वाटर है उसकी बॉडी से निकल के समुद्र में चला जाएगा, तो एक्सो ऑस्मोसिस होने पर वो मछली मर जाएगी। यदि आपने सी वाटर की फिश को आपने फ्रेश वाटर में लाकर डाल दिया तो अब क्या है, सी वाटर की फिश में क्या है, कॉन्सेंट्रेशन अधिक है, तालाब में कम है, तो वाटर उसके अंदर जाएगा तो मछली फूल कर उसकी बॉडी की सेल फूलने लगेगी और वो मर जाएगी, सोलन हो जाएगी और मर जाएगी वो। मतलब ये कि जो फ्रेश वाटर में है वो फ्रेश वाटर में ही सर्वाइव करेगा, जो मैराइन वाटर में है वो मैराइन वाटर में ही सर्वाइव करेगा, क्योंकि दोनों के बॉडी के अंदर सॉल्ट का कंपोजिशन भी उसके अकॉर्डिंग जो है एडॉप्ट हो चुका है। ठीक है, अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट फैक्टर पे, वो है लाइट। अब बात करते हैं टर्म इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आते हैं वो है लाइट। ठीक है, प्रकाश। सिंस प्लांट प्रोड्यूस फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, के हम जानते हैं कि पौधे अपना भोजन किससे आते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, उससे फूड बनता है। ठीक है, और सारा जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है बेटा, वो क्या है, जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी वो है सोलर एनर्जी। के मतलब ये हुआ कि हमारे इकोसिस्टम को चलाने वाला जो ड्राइविंग फोर्स है, हमारे इकोसिस्टम को चलाने वाला जो बल है, ड्राइविंग फोर्स है, जो एनर्जी, वो कहां से आती है, वो सन से आती है। ठीक है, किस हरे पौधे उस फोटोसिंथेसिस करते हैं, उससे फूड बनाते हैं, और उस फूड को वो केमिकल एनर्जी के, फूड क्या होता है, केमिकल एनर्जी होता है। असल में फूड जो है सोलर एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी के फॉर्म में जो करते हैं तो उससे फूड बनता है। तो फूड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, उस पर पूरा इकोसिस्टम डिपेंड करता है, इसलिए हरे पौधों को हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं। क्लियर? Many species of small plant, herb and shrub growing in forest are adapted to photosynthesize optimally under low light condition because they are constantly overshadowed by tall and canopy trees। के लाइट इंटेंसिटी का भी बेटा अलग अलग फर्क पड़ता है। ऐसे प्लांट जो हाईलाइट इंटेंसिटी में ग्रो करते हैं, जिनको अपने फोटोसिंथेसिस के लिए हाईलाइट इंटेंसिटी की रिक्वायरमेंट होती है, उनको हम बोलते हैं हेलियोफाइट्स बोलते हैं। तो हेलियोफाइट्स वो पौधे होते हैं जो हाईलाइट इंटेंसिटी में ग्रो करते हैं, और स्कियोफाइट्स वो पौधे होते हैं जो लो लाइट इंटेंसिटी में ग्रो करते हैं, जिनको छाया में ग्रो कर सकते हैं। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में कई पौधे ऐसे होते हैं जो छाया के अंदर भी फोटोसिंथेसिस इफेक्टिवली कर पाते हैं, लो लाइट इंटेंसिटी में सर्वाइव कर पाते हैं। तो जो प्लांट लो लाइट इंटेंसिटी में सर्वाइव करते हैं उन्हें स्कियोफाइट कहते हैं, और जिन्हें हाईलाइट इंटेंसिटी की रिक्वायरमेंट होती है उन्हें हम हेलियोफाइट कहते हैं। क्लियर बेटा? ठीक है, चलिए। Many plants are also dependent on sunlight to meet their photoperiodic requirement of flowering। मैंने कहा आपसे कि दिन लंबा होगा, रात छोटी होगी, गर्मी का मौसम में मतलब के, तो ऐसे प्लांट को हम बोलेंगे लॉन्ग डे प्लांट। के दिन छोटा होगा, रात बड़ी होगी, तो इन्हें बोलेंगे शॉर्ट डे प्लांट, के विंटर में फ्लावरिंग करेंगे। तो पौधों के अंदर जो फोटोपीरियोडिज्म की फिनोमिना होती है वो फिनोमिना भी देखने मिलती है। कुछ पौधे सीजनल क्यों होते हैं, इन्हें मौसमी फल क्यों आते हैं, क्योंकि जो है ऐसे पौधे वो होते हैं जो फोटोपीरियोडिक स्टिमुलस को शो करते हैं, जो रिसीव करते हैं, जो फोटोपीरियोडिज्म की फिनोमिना को शो करते हैं। मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर डे टाइम में दिन लंबा, जो गर्मी में जो फल आते हैं मतलब वो लॉन्ग डे प्लांट है, विंटर में जो फल आते हैं मतलब वो शॉर्ट डे प्लांट है, और जो पूरा 12 महीने आते हैं वो डे न्यूट्रल प्लांट है। टमाटर 12 महीने मिलेगा, टोमेटो इज ए डे न्यूट्रल प्लांट। क्लियर? फॉर एनिमल्स टू लाइट इज इंपॉर्टेंट इन दैट दे यूज द डायूरल एंड सीरियल वेरिएशंस इन लाइट इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन फोटोपीरियड टू एज क्यू ऑफ टाइमिंग देयर फॉरेजिंग, रिप्रोडक्टिव एंड माइग्रेटरी एक्टिविटीज। के
एनिमल का जो बिहेवियर है उस पर भी लाइट का बड़ा प्रभाव पड़ता है कि ऐसा कहा जाता है कि जैसे आपने कभी देखा हो कभी सोलर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण के समय आप देखिएगा कि सूर्य ग्रहण में क्या होता है कि मान लो 4 बजे सूर्य ग्रहण हुआ, 4 बजे सडनली सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ गया, ठीक है, सोलर एक्लिप्स हुआ, सन को मून ने कवर कर लिया और आप सोलर रेडिएशन आपके अर्थ पर आना बंद हो गई। आप कभी गौर करना, जब भी सूर्य ग्रहण होता है ना, सारे पक्षी अपने घोंसलों में लौट जाते हैं क्योंकि उनको लगता है अब रात होने वाली है। ये उनके ब्रेन में सेट कंपास है कि वो दिन और रात को पहचानते हैं। वो इस जो सेलेस्टियल एक्टिविटीज हैं उनसे वो डायरेक्शन प्राप्त करते हैं। जब साइबेरिया में जो है ठंड पड़ती है, विंटर का मौसम आता है नॉर्थ पोल पे, वहां से पक्षी उड़ना शुरू करते हैं आर्कटिक टर्न, पोल टू पोल, यानी वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल, साउथ पोल यानी जब वो कहां उड़ते हैं, उड़ के आते हैं साउथ पोल लड़के, मतलब पोल टू पोल ट्रेवल कर देते हो। कौन उनको बताता दिशा, कौन सा राडार देखते हो, सब सेट है। और यही तो प्रकृति का आश्चर्य है। ऐसे कई प्रश्न इनके उत्तर हमको आज भी नहीं मिल पाते कि कैसे वो लोग, हम कहते हैं चांद तारों को देख के डायरेक्शन पता करते हो। आप सोचिए पक्षी इतना इंटेलिजेंट है कि आप चांद तारों को देख के दिशा पता नहीं कर सकते हैं, पर वो पता कर लेता है। उस पक्षी को अपना घर भी याद है। कोई ना, आपको अपने घर जाना हो तो आपको आपने 25, यदि मान लो कोई नए कॉलोनी में आप शिफ्ट हुए हैं तो आप 2-4 बार तो आपको रास्ता याद रखना पड़ेगा, यहां से मुड़ेंगे, इस दुकान से लेफ्ट मुड़ना है, इससे पर राइट मुड़ना है, ऐसा ना। बोर्ड देखेंगे, रास्ता पकड़ के चलेंगे नहीं। वो अपने घोंसले से बाहर उड़ता है, उड़कर कहां जाना है कुछ तय नहीं है उसको। पक्षी जाता है, कहीं पे दाना मिलता है वहां जाता है, दाना चुगता है और लुट के अपने घोंसले में शाम को वापस आता है। कैसे, क्या मेमोरी है उसका। तो असल में साइंटिस्ट कहते हैं कि जो लाइट इंटेंसिटी है, जो लाइट है, लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि दिन और रात का होना भी जो है वो एनिमल्स की एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। कि तो आप देखेंगे देयर आर एनिमल, कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो रात में एक्टिव होते हैं, वो नॉक्टरल एनिमल होते हैं, रात्रिचर जंतु होते हैं। और जो दिन में एक्टिवेट रहते हैं, दिन में काम करते हैं, रात में सोते हैं, वो डायूरल होते हैं, दिनचर होते हैं, डायूरल एनिमल बोलते हैं। नॉक्टरल रात्रिचर होते हैं, रात में जगते हैं, दिन में वो सोते हैं एनिमल, ठीक है। फिर लाइट इंटेंसिटी से जो है वो फेस करते हैं। कई एनिमल्स होते हैं कि वो एक पर्टिकुलर सीजन में, एक पर्टिकुलर मौसम में ही जो है वो रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी को शो करते हैं वो, ठीक है। उसे हम हीट सीजन बोलते हैं, उसको हम, क्लियर। द अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट ऑन लैंड इज क्लोजली लिंक्ड विद दैट द टेम्परेचर सिंस द सन इज द सोर्स ऑफ बोथ। याद रखिए, सन से हमको क्या मिलता है, लाइट इंटेंसिटी, लाइट मिलता है हमें, और क्या मिलता है, टेम्परेचर मिलता है। लाइट इंटेंसिटी इज द रीजन फॉर द टेम्परेचर, ठीक है ना। बट डीप 500 मीटर से अधिक गहराई पर समुद्र के अंदर जो है इन्वायरमेंट डार्क होता है, लाइट वहां पर नहीं पहुंचती है, और वहां पर जो है वो जो भी सनलाइट वहां नहीं पहुंचेगी तो वहां पे क्या देखने मिलेगा, वहां पे कुछ बैक्टीरिया होंगे जो कि कीमोसिंथेसिस करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे, के तो कीमोसिंथेसिस वहां पर आपको देखने मिलेगा, के तो जो मैराइन गहरे समुद्र के अंदर जो इकोसिस्टम है, यहाँ पर केमिकल्स जो होते हैं उनकी वजह से जो है वो फोटोसिंथेसिस होता हुआ दिखाई पड़ेगा, और कीमोसिंथेसिस होता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा, नॉट फोटोसिंथेसिस, इट इज कॉल्ड कीमोसिंथेसिस। के तो वहां पे सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, जो केमिकल्स है उसके ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, ठीक है। फिर द स्पेक्ट्रल क्वालिटी ऑफ सोलर रेडिएशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। के आप क्या मतलब हुआ इसका, यदि आपकी अर्थ पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अधिक आने लगेगा, आपको पता है ना हमारे जो है वो एटमॉस्फेयर में जो स्ट्रेटोस्फेयर है, वायुमंडल का निचला हिस्सा ट्रोपोस्फेयर है, हमारे एटमॉस्फेयर का निचला हिस्सा जहां हम रहते हैं, वो जो जहां पर हम इंटरेक्ट करते हैं वो ट्रोपोस्फेयर है। इसके ऊपर है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन की परत होती है, ओजोन लेयर होती है, और वो ओजोन लेयर जो है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को जमीन पर आने से रोकती है। बीच में खबर आई थी कि हम लोग जो रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, जो हम लोग कूलिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं जिनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सुनते जाइएगा, इस सब एग्जाम के क्वेश्चन है, जिनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है जिसको हम बोलते हैं CFC कहते हैं। ये केमिकल जो होते हैं ये ओजोन लेयर को डैमेज करते हैं, तो ओजोन लेयर पतला हो रहा है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जमीन पर आएगी ना, तो हमारा जो डीएनए है, हमारा डीएनए 260 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। ये वेवलेंथ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है, और ये रेडिएशन जमीन पर आएगी तो डीएनए इसको एब्जॉर्ब करेगा और डीएनए में म्यूटेशन हो जाएगा, तो स्किन कैंसर बढ़ जाएगा। कई सारे जीवों के अंदर म्यूटेशन देखने मिलेगा और ये लाइफ को खतरे में डाल देगा। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बड़ी खतरनाक होती है।
इसीलिए इतनी खतरनाक होती है कि आपके घर में जो वाटर प्यूरिफायर लगा है ना, जो वाटर प्यूरिफायर लगा होगा घर में, या आपके मेस में लगा होगा, स्कूल में लगा होगा, आप देखना यूवी फिल्टर जो आपका बाजार में एक्वागार्ड मिलता है, दो तरह का होता है, एक रिवर्स ऑस्मोसिस वाला होता है और एक होता है यूवी फिल्टर। तो यूवी फिल्टर जो होता है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, उसमें क्या होता है, चैम्बर होता है, वहां से जब पानी निकलता है तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वहां पे दे दी जाती है, उससे वाटर के अंदर के सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं। मतलब सोचिए, वाटर बहते पानी में आपने अल्ट्रावायलेट रेडिएशन दे दिया, आपने सारे बैक्टीरिया मर गए, इतना खतरनाक रेडिएशन है। क्लियर? तो the UV component of spectrum is harmful to many organisms, while not all the color component of visible spectrum are available to the marine plant। के याद रखिए कि जो आपका अलग, अब देखिए ये तो फिजिक्स से सिंपल है कि यदि आप देखें कि जो आपका सनलाइट है उसमें 7 स्पेक्ट्रम है विबज्योर के, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ठीक है, हम बात करते हैं ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। हर एक लाइट का अपना एक रेंज है कि वो कितना गहरा पानी के अंदर जा सकता है, कितना उसका डिफ्रैक्शन कम होता है, कितना गहरा वाटर में जा सकता है। तो आप देखेंगे कि सबसे गहरा जो लाइट अंदर जाएगा वो लाइट सबसे वो उस लाइट को रिसीव करने वाला एल्गी के पास पिगमेंट वही वाला हो, अलग तरह का पिगमेंट होगा। जैसे मैं सपोज मैंने आपसे कहा कि सबसे गहरा रेड लाइट अंदर जाएगा तो इसका मतलब क्लोरोफिल पिगमेंट इज इफेक्टिव, कि जो ग्रीन एल्गी वहां प्रेजेंट रह के वो ले सकती है उसको के। लेकिन आप देखेंगे कि जो रेड एल्गी है वो ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब करती है और ग्रीन उतना गहरा नहीं जाता है, तो रेड एल्गी आपको ऊपर तरफ सरफेस में देखने मिलेगी, ग्रीन एल्गी आपको नीचे देखने मिलेगी। मतलब यह है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है एल्गी का वो भी लाइट के, क्योंकि पानी में जैसे ही वाटर में लाइट इंटर करती है तो अपने अपने स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंग लाइट उतना गहरा जाती है। रेड अलग गहराई पे जाएगा, वायलेट अलग गहराई पे जाएगा, ब्लू अलग गहराई पर जाएगा, तो वहां वहां वो ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं वो आपको देखने मिलेंगे। ठीक है, क्लियर? देन कम टू द सॉइल। अब बात करते हैं बेटा सॉइल के ऊपर। तो बेटा सॉइल है, सॉइल की यदि हम बात करते हैं बेटा तो इसमें क्या होता है, हमने कहा कि सॉइल एक्चुअली पहले तो देखना पड़ेगा सॉइल होता क्या है। यदि हम सॉइल की बात करें तो सॉइल इज एक कंपोजिशन जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर प्रेजेंट होता है मिनरल पार्टिकल। सॉइल के अंदर होते हैं मिनरल पार्टिकल्स, ठीक है, जो चट्टानों के टूटने पर बनते हैं। ध्यान से बात सुनिए के, सॉइल के अंदर होते हैं मिनरल पार्टिकल जो चट्टानों के टूटने पर बनते हैं, और ये मिनरल पार्टिकल जो है रॉक के टूटने पर बनते हैं, और रॉक के टूटने की प्रक्रिया को बोलते हैं हम विदरिंग। क्या बोलते हैं उसे हम? विदरिंग ऑफ रॉक्स कहते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं हम अपक्षय, अपक्षय बोलते हैं। तो चट्टानों के टूटने पर छोटे छोटे कण बनते हैं जिन्हें हम मिनरल पार्टिकल होते हैं। क्लियर? अलग अलग साइज के कण होते हैं, सबसे बारीक कण होते हैं क्ले, सबसे बारीक कण होते हैं। ठीक है, सैंड या कोर्स ग्रेवल, सैंड और ग्रेवल के कण बड़े होते हैं। क्लियर? हम बात करेंगे इस पर आगे। अब इतनी सी बात को समझते बेटा कि सॉइल क्या है, मिनरल पार्टिकल्स प्लस ऑर्गेनिक मटेरियल। ये ऑर्गेनिक मटेरियल कहां से आता है? ये जो भी डेड एनिमल होते हैं, जो ऑर्गेनिक वेस्टेज होते हैं, उनके सड़ने पर आता है, उनके डिकम्पोज होने पर आता है। और इस ऑर्गेनिक मटेरियल को बोलते हैं हम ह्यूमस। क्या बोलते हैं इसको हम? इसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम ह्यूमस वर्ड यूज करते हैं, जो कि कार्बनिक पदार्थ है। इसके अलावा मिनरल एलिमेंट भी देखने मिलते हैं हमको, कुछ मिनरल पार्टिकल से, तो कुछ हमको सॉल्ट भी देखने मिलेगा वहां पे हमको। मिट्टी के अंदर आपको जो है वो कुछ बायोटिक एजेंट भी देखने मिलेंगे जो मिट्टी में ग्रो करना शुरू करेंगे जब वहां पे डिकम्पोजिशन होगा और ऑर्गेनिक कंपोनेंट बनेगा। ठीक है, देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा है। द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल इन डिफरेंट प्लेसेस वेरीड, के अलग अलग जगह की मिट्टी अलग अलग होती है। इनफैक्ट गुजरात की मिट्टी अलग है, मध्य प्रदेश की मिट्टी अलग है, उत्तर प्रदेश की मिट्टी अलग है। कहीं पर आपको विंध्याचल देखेंगे तो विंध्याचल पर्वत की मिट्टी अलग है, अरावली माउंटेन की मिट्टी है, सॉइल अलग है। तो मतलब हर जहां जहां जगह आप वेरी करते हैं, जाते हैं इंडिया में, अलग अलग जगह पर आप जाते हैं तो अलग अलग तरह का क्लाइमेट है, वहां पर टेम्परेचर अलग है, रेनफॉल अलग है, उससे मिट्टी का टाइप जो है अफेक्ट करता है। भाई रेत क्या है? रेगिस्तान में, यदि हम राजस्थान के अंदर, राजस्थान में हम थार डेजर्ट के अंदर हम देखें तो रेत क्यों है? पानी नहीं गिरता है, केवल गर्मी पड़ती है, तो रेत है वहां पे। आप पंजाब के अंदर जाते हैं, आप देखते हैं कि वहां पे जो है वो अच्छी मिट्टी देखने मिलती है आपको, इसमें कि बढ़िया फसल पैदा होता है। इट डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट। देखो मतलब ये है कि सॉइल किस पर डिपेंडेंट है बेटा? इट डिपेंड्स अपॉन द क्लाइमेट, ये क्लाइमेट पर ही निर्भर है। ठीक है, वेदर द सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड और सेडिमेंट्री एंड हाउ सॉइल डेवलपमेंट ऑकर्ड। अब देखिए जो सॉइल का प्रॉपर्टी है, सॉइल का जो नेचर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है इस बात पर कि
जो सॉइल है वो सॉइल वहां का क्लाइमेट किस तरह का है, उस क्लाइमेट, और जो सॉइल बनी है, मिट्टी जो बनी है, वो मिट्टी ट्रांसपोर्टेड है या सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री सॉइल का मतलब होता है जो मिट्टी जहां पर बनी है वो वहीं प्रेजेंट है, रेसिडुअल सॉइल बोलते हैं, जो जहां बना वहीं प्रेजेंट है। और जो ट्रांसपोर्टेड सॉइल है, यदि वो मिट्टी यदि वो सॉइल पानी से बहाकर लाई गई है, नदी से, नहर से, पानी से बहकर पहुंची है, उसे बोलते हैं हम एलुवियल सॉइल बोलते हैं, एलुवियल सॉइल कहते हैं। हम कहते हैं गंगा के मैदान, इंडिया में द गंगेटिक प्लेन्स, द गंगेटिक प्लेन्स बोलते हैं, गंगा के मैदान बोलते हैं, तो मतलब गंगा नदी से बहाकर लाई गई मिट्टी से वो बना होता है, ठीक है ना। तो पानी से बहाकर लाई गई सॉइल कहीं होती है तो उसको हम एलुवियल सॉइल बोलते हैं। आपके इयोलियन सॉइल होती है जब हवा से बहकर मिट्टी कहीं पहुंचती है, हवा से उड़कर मिट्टी कहीं पहुंचती है, इसे इयोलियन सॉइल बोलते हैं उसको हम, ठीक है। तो अब क्या बोला मैंने आपसे कहा कि जो है वो जो सॉइल है वो ट्रांसपोर्टेड है या सेडिमेंटेड पर डिपेंड करता है। फिर सॉइल का डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ इस पर निर्भर करता है। तो याद रखिए सॉइल की कई सारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं और हम सॉइल प्रोफाइल को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे आगे के। तो अभी हमने इतना कहा कि जो अभी पहले एनसीईआरटी में क्या लिखा उसको समझते हैं, फिर थोड़ा सा हम जो है बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी जाके सॉइल को भी डिटेल में देखेंगे, ठीक है। अब देखो थोड़ा डिटेल में बेटा इस चैप्टर में जाना पड़ेगा कहीं कहीं पर, कारण ये है कि यहाँ पर रेंज ऑफ क्वेश्चन बड़ा है, जो क्वेश्चन का रेंज है वो बड़ा है। तो सॉइल का कंपोजिशन किस तरह का इस पर डिपेंड करता है, सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक के ग्रेन साइज, मिट्टी के कणों का साइज कितना बड़ा है, एग्रीगेशन किस प्रकार से वो आपस में कंपोज है सॉइल पार्टिकल के, मिट्टी का पर्कुलेशन कैसा है, कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है। सबसे अधिक वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है क्ले सॉइल की, कि चिकनी मिट्टी जो होती है उसके आर पार पानी नहीं निकल पाता है, सबसे अधिक वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, और पुअर एरेशन होता है, एयर इसमें नहीं होती, इसलिए क्ले सॉइल इज नॉट गुड फॉर द प्लांट ग्रोथ। सबसे अधिक एरेशन होता है सैंड में, रेत में सबसे अधिक वायु होती है, लेकिन इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पुअर होती है, तो यहां भी प्लांट ग्रो नहीं करता है। लेकिन जब हम कहते हैं लोम सॉइल, हम बोलते हैं लोम सॉइल की बात करते हैं, दोमट मिट्टी की बात करते हैं। इस दोमट मिट्टी में कुछ हिस्सा होता है क्ले सॉइल का, कुछ हिस्सा होता है इसमें सैंड का। तो ये दोमट मिट्टी जो होती है, लोम सॉइल होती है, इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी अधिक होती है और इसमें एरेशन भी बेटर होता है, इसलिए पौधों की ग्रोथ के लिए सबसे अच्छी होती है लोम सॉइल। क्लियर, ठीक है। फिर ये जो कैरेक्टरिस्टिक देखे थे हमने, सॉइल पार्टिकल की बात किया था हमने के, इसके अलावा सॉइल का पीएच क्या है, सॉइल एल्कलाइन पीएच की है, सॉइल जो है वो एसिडिक पीएच की है, किस तरह की सॉइल उस पर डिपेंड करता है के। मिनरल कंपोजिशन क्या है उसके अंदर, टोपोग्राफी क्या है, सॉइल कहां प्रेजेंट है, किस ज्योग्राफिकल एरिया में प्रेजेंट है, इस पर डिपेंड करता है के। और उससे डिसाइड होता है वेजिटेशन। देखिए क्लाइमेट हो क्या रहा है बेटा, कि जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट सॉइल के टाइप को डिसाइड कर रहा है, ठीक है, और सॉइल का टाइप डिसाइड कर रहा है वेजिटेशन को डिसाइड कर रहा है, ठीक है, वनस्पति को, और वेजिटेशन डिसाइड कर रहा है एनिमल वेराइटी को, ठीक है, किस तरह के एनिमल वहां डिपेंडेंट रहेंगे। सोचिए सब कुछ कंट्रोल है क्लाइमेट ने प्रभावित किया सॉइल के टाइप के, सॉइल के टाइप से वेजिटेशन को इफेक्ट हुआ और वेजिटेशन से एनिमल्स पर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। क्या लिखा है इसमें, दिस इन टर्न डिक्टेट द टाइप ऑफ एनिमल दैट कैन बी सपोर्टेड। क्योंकि देखिए जो फॉरेस्ट होगा उसके एनिमल अलग तरह के होंगे, डेजर्ट के एनिमल अलग तरह के होंगे, और फॉरेस्ट जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है और डेजर्ट है उसमें सॉइल का फर्क है। जहां वाटर कम है, रेत है, वहां प्लांट अलग तरह के हैं, यहां पर ऑर्गेनिक मटेरियल अधिक है, वह प्लांट अलग तरह के हैं। और वो किसने डिसाइड किया, क्लाइमेट ने। तो क्लाइमेट, इसीलिए हम कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज एक बड़ा खतरा है, क्योंकि मौसम बदल रहा है, जलवायु यदि परिवर्तन होता है और ग्लोबल वार्मिंग होता है, आप तो क्लाइमेट को चेंज करोगे तो सॉइल टाइप चेंज होगा, सॉइल टाइप चेंज होगा तो वेजिटेशन चेंज होगा और एनिमल बदल जाएंगे, ठीक है। Similarly, in aquatic environment, the sediment characteristic often determine the type of benthic animal that can thrive at. अब what is the meaning of benthic animal? Benthic या benthos या बेंथिक एनिमल की बात करें हम तो ये वो होते हैं जो आपको पानी के वाटर बॉडी के बॉटम में दिखते हैं, दे आर प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ वाटर बॉडी के, बॉटम ऑफ वाटर बॉडी के, ये आपको वाटर बॉडी के बॉटम में देखने मिलते हैं के। तो बेंथिक एनिमल या बेंथोस वो एनिमल होते हैं जो आपको वाटर ऑफ दी, जो कि बॉटम ऑफ द वाटर बॉडी के बॉटम में देखने मिलते हैं। वहां पर आपको जो है, अब कोई भी वाटर बॉडी के तली में क्या होगा बेटा, रेत होगी या पत्थर होगा, किस तरह की मिट्टी प्रेजेंट है तली में,
वो उसका सेडिमेंट्री हिस्सा हो गया, सेडिमेंट्री, उस पर डिपेंड करता है कि तली में रहने वाले जीव किस तरह के होंगे, ठीक है। Each organism has invariably defined range of condition that it can tolerate, diversity in the resources it utilizes, and a distinct functional role in the ecological system that all these together comprise its निके। इसी स्टेटमेंट में, इस स्टेटमेंट पर मैंने पिछली बार भी लेक्चर खत्म किया था और मैंने आपसे कहा था आगे हम हैबिटेट और निके के ऊपर बात करेंगे, लेकिन आज के लेक्चर में मैंने इस पर बात नहीं किया क्योंकि मैंने इसके पहले देखिए, आपको यदि आवास को समझना है, हैबिटेट को समझना है कि वहां पे जीव किस तरह के मिलेंगे, क्या रहने की जगह, रेंज ऑफ कंडीशन को समझना है कि जीव किस प्रकार की कंडीशन को फेस कर रहा है, तो पहले आपको इन्वायरमेंट को समझना पड़ेगा। जब तक आप इन्वायरमेंट को नहीं समझ पाएंगे तब तक आप हैबिटेट को भी नहीं समझ पाएंगे। तो अब फिर से, यानी आज हमने बात किया टेम्परेचर का, हमने बात किया वाटर का, हमने बात किया सॉइल का, तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे अब हैबिटेट और निके के ऊपर बात करेंगे। अभी एक क्लास और रुकना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इस पर बात करेंगे बेटा, ठीक है। तो आज हमने क्या देखा? आज हमने देखा कि तापमान का क्या इफेक्ट होता है जीवों पर, हमने देखा लाइट का क्या फर्क पड़ता है, और हमने देखा कि जो वाटर है वो कैसे अफेक्ट करता है, और हमने कुछ की टर्म्स को देखा हमने, और वो मैं पूछूंगा अगली क्लास में आपसे। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.